Good morning, everyone. Sorry, good afternoon, everyone. I think today will not have any issues, as I think so. I'm positive. But even from morning, I got a power crisis this side. But luckily, at the time of your classes, the power came. So here the best internet, as I think so. But अगर power cut होता है, then that case, the something will be blurred. And I'll start to access my mobile phone. ठीक है, तो मैं थोड़ा मोबाइल फोन यूज करने लगूंगा, तो वहाँ पे हो सकता है थोड़ा नेटवर्क स्लो हो जाए, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माय बेस्ट. तो आई थिंक आप लोग मुझे अच्छा खासा सपोर्ट करने वाले हो. क्लास पीडीएफ मैंने अपलोड कर दिया है. ठीक है, क्लास पीडीएफ मैंने अपलोड कर दिया है, तो थोड़ा सा आप डिस्टर्ब मत होना अगर कहीं ऐसी पावर क्राइसिस इस तरह की दिक्कत होती है. ठीक है, सो अगर पावर क्राइसिस होगी तो मैं थोड़ा विंडोज खोल दूंगा, जैसे ग्रीन कर्टन इज देयर बैक साइड. और यू आर इन विसिटी राइट, हम इंदौर. ओके, इंदौर. सो मैं इंदौर में हूँ और जस्ट अ स्मॉल रूम. मैंने यहाँ पे वाईफाई वगैरह थोड़ा एक्सेस किया है, क्योंकि लास्ट टाइम अपने मोबाइल फोन से एक्सेस कर रहा था, तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ रही थी जब कोई मोबाइल फोन पे कॉल्स वगैरह आते हैं. सो मैं शुरू करूँ. यू पीपल आर रेडी? आज कितने बच्चे ऐसे हैं जो नए बच्चे हैं जो जुड़े हैं, जो मतलब पहले से मेरे साथ ही हैं? जो नए बच्चे जुड़े हैं वो 1 लिखेंगे, और जो पीछे से कंटिन्यू है वो 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे. ठीक है, तो जो पहले दिन जुड़ रहे हैं तो यू राइट द 1, और जो पीछे से आ रहे हैं वो बच्चे 2 लिखेंगे. ओके, अभिषेक इज द न्यू वन. ओके, तो मैक्सिमम बच्चे हैं जो पीछे से. सन्नी इज द न्यू. संजय सर ने बताया हमें आपके बारे में. ओके, थैंक यू सुनील. संजय सर भी बहुत अच्छे टीचर हैं, इज अ वेरी गुड टीचर ऑफ पॉलिटी. हिंदी में काफी अच्छा करा रहे हैं सुनील. ओके ओके, सो शुरू करते हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद द टुडेस क्लासेस. और अब ऐसे कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो बिग क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ, लगे हाथों कि हाउ मेनी ऑफ योर स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के हैं? इंग्लिश मीडियम वाले 1 लिखना और हिंदी मीडियम वाले 2 लिखना. इंग्लिश मीडियम 1, हिंदी मीडियम 2. तो हिंदी मीडियम 1, इंग्लिश मीडियम 2. मुझे थोड़ा आइडिया चाहिए कि जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ. इंग्लिश मीडियम 1, हिंदी मीडियम 2. इंग्लिश मीडियम 1, हिंदी मीडियम 2. अच्छा, पॉल करा लो. पॉल में क्या होता है? करेक्ट आंसर ABCD, ट्रू या फॉल्स. क्रिएट पॉल्स, ABCD, क्रिएट पॉल्स. मुझे नहीं आता पॉल करना. ओके, सो हिंदी मीडियम इंग्लिश और इंग्लिश मीडियम बी. ठीक है, हिंदी मीडियम इंग्लिश और इंग्लिश मीडियम, मतलब हिंदी मीडियम वाले ए करें और इंग्लिश मीडियम वाले बी करें. तो मैंने आपको एक पोल दे दिया है. हिंदी में ए बच्चे बोले और बी. अच्छा, पोल टाइम आउट, मुझे पता नहीं था. ओके, एक आइडिया मुझे लग जाएगा. तो सोचो मतलब टेक्नोलॉजी कहाँ तक आ गई है कि अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं फटाफट पता कर लेता हूँ. ठीक है, 15 सेकंड में खत्म हो रहा है. ठीक है, मैं उसे 30 सेकंड कर देता हूँ. ठीक है, मुझे बस एक एनालिसिस कर दो, बहुत जरूरी है. तो मैं थोड़ा जो क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ ना, वो मुझे थोड़ा और कंफर्ट हो जाऊंगा कि मुझे किस हिसाब से क्लास लेनी है. ठीक है, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसलिए मैं थोड़ा सा शुरुआत में आपको 5 मिनट डिस्टर्ब कर रहा हूँ. सो पॉल में क्या है? हिंदी मीडियम. ठीक है, हिंदी मीडियम जो बच्चे हैं, ठीक है, मैं पहले बता देता हूँ. जो बच्चे हिंदी मीडियम है, 2 हिंदी मीडियम. 1 मिनट है ना. जो बच्चे हिंदी मीडियम है, ठीक है, जो बच्चे हिंदी मीडियम है आप ए लिखेंगे, और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम है उनका पॉल है बी. ठीक है, इसी में से आपको आंसर देने. ठीक है, तो आपका पॉल स्टार्ट होता है या स्किप पे शायद, और क्रिएट पॉल हो जाता है. स्टार्ट. हिंदी मीडियम ए, इंग्लिश मीडियम बी. तो 15 सेकंड में खत्म हो जाएगा, है ना. So mostly people are English medium, I think. 85% स्टूडेंट्स आर इंग्लिश. अच्छा, मतलब रिजल्ट में आ रहा है 85% स्टूडेंट्स आर इंग्लिश मीडियम. ओके, और हिंदी के बच्चों आप 15% हो. ओके, तो हिंदी मीडियम अराउंड 15% स्टूडेंट दोज आर वाचिंग, अराउंड 85% सर. ओके, चलिए. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है, और टुडेज टॉपिक इज रिन्यूएबल. पहले तो आई टॉक टू यू कि अभी हमने क्या क्या खत्म कर लिया. तो हमने पहले तो वो चीज़ बहुत जरूरी, हमने क्या क्या खत्म कर लिया.
ये देखो यार, ये मेरा इंट्रोडक्शन है, पीएचडी है, क्या क्या है, फेस टू फेस क्लासेस, मेरा डायरेक्टर ऑफ ब्रांच, ये सब हो गया, ठीक है, इस बारे में क्या बात करनी है। सो जिसका भी आज पहला क्लास है अपना देख लो और मुझे मत रोको, ठीक है। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया तो मैं आपको बोल रहा हूँ। लेक्चर 1 में हम लोगों ने फ्यूल देख लिया था, जनरल नेचर देख लिया था फ्यूल के बारे में। अब हम लेक्चर 2 कर रहे थे। लेक्चर 2 में अच्छा, यहाँ फ्यूल में हमने सॉलिड और लिक्विड नेचर भी देख लिया था। ये पूरा का पूरा गैसेस नेचर ऑफ फ्यूल था, एंड और गैसेस नेचर ऑफ फ्यूल काफी लेंदी था, ये भी आपने देखा। अब हम लेक्चर 3 में हैं और यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं दोस्त अबाउट द रिन्यूएबल एनर्जी। नाउ वी विल टॉक अबाउट द रिन्यूएबल एनर्जी। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द रिन्यूएबल एनर्जी, नवी कंटिन्यू जैसे आप कहते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द रिन्यूएबल एनर्जी, है ना। आप ये हेडिंग डालो, रिन्यूएबल एनर्जी। और आज का वैसे भी आज जो हेडिंग है, जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो कौन सा टॉपिक है, दैट इज अ रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी। अब देखो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है रिन्यूएबल एनर्जी में। पहले तो हम बात करेंगे व्हाट आर द रिन्यूएबल एनर्जी। एवरीबॉडी नो दोज एनर्जी को रिसोर्सेज दोज वी कैन यूज अगेन एंड अगेन, आपको पता होगा, है ना। इनएक्सहॉस्टेबल है, इनसे पोल्यूशन बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। ये कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको पहले लेक्चर में बता दिया था, ठीक है। टुडे इज द थर्ड लेक्चर और पूरा का पूरा हम रिन्यूएबल एनर्जी पे बात करने वाले हैं, ठीक है। सर रिन्यूएबल एनर्जी में पहले हम बात करेंगे इंडिया हैव अ, पहला सब हेडिंग होगा इंडिया हैज वास्ट पोटेंशियल फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। तो गिव अ वास्ट हेडिंग, इंडिया हैज वास्ट पोटेंशियल फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। सो गिव अ हेडिंग, इंडिया हैज वास्ट पोटेंशियल फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, यानी भारत में रिन्यूएबल एनर्जी की प्रबल क्षमता है। ओके, भारत में रिन्यूएबल एनर्जी की प्रबल क्षमता है, तो इंडिया हैज वास्ट पोटेंशियल फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, तो गिव अ हेडिंग, इंडिया हैज वास्ट पोटेंशियल फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। तो इसको जरा हम बात करते हैं, इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी का अच्छा खासा पोटेंशियल है, कैसे है। ओके, इंडिया हैज अ वास्ट पोटेंशियल फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। ओके, सो इंडिया हैज अ वास्ट पोटेंशियल। पहले तो बताऊं कि इंडिया इज नियर टू इक्वेटर। अगर हम इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया इज नियर टू इक्वेटर, एवरीबॉडी नो। इंडिया की लोकेशन कहाँ है दोस्त, इंडिया इक्वेटर के पास है, इंडिया इज नियर टू इक्वेटर। तो फर्स्ट पॉइंट यू शुड राइट डाउन, इंडिया इज नियर टू इक्वेटर। ओके, इंडिया इज नियर टू इक्वेटर। अब बात होती है कि इंडिया इज नियर टू इक्वेटर, इससे फायदा क्या है। देखो, इंडिया इज नियर टू इक्वेटर, इससे दो फायदे हैं। पहला देखना है ना, हमारे पास गुड सोलर इंटेंसिटी है ना। वी हैव अ गुड मैसिव सोलर इंटेंसिटी कर सकते हैं। गुड सोलर इंटेंसिटी इज फाइन, गुड सोलर इंटेंसिटी, यानी सन की जो लाइट आती है हमारे यहाँ वो अच्छी खासी इंटेंसिटी वाली होती है। तो वी हैव अ गुड सोलर इंटेंसिटी, पहली बात। दूसरा, अगर हम नियर टू इक्वेटर की बात करें, वी हैव अ गुड सोलर इंटेंसिटी के साथ साथ तो एक चीज और होता है कि हमारे पास मोर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट है। वी हैव अ मोर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट, वी हैव मोर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट, यानी पूरे साल जो सनलाइट का ड्यूरेशन है वो अच्छा खासा है। ओके, पूरे साल सनलाइट का ड्यूरेशन जो अच्छा खासा, मतलब अगर मैं बोलूँ कि 365 दिन में से 330 से 40 दिन हमारे इंडिया में सनलाइट होती है। बहुत सारे ऐसे यूरोपियन कंट्रीज हैं, ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर काफी दिनों तक सनलाइट नहीं मिलती है। तो आप खुद देखो, ये दोनों के दोनों चीजें कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि इंडिया के पास सोलर एनर्जी का अच्छा खासा पोटेंशियल है। ये कहीं ना कहीं बताता है इंडिया हैव अ गुड पोटेंशियल ऑफ सोलर एनर्जी, है ना। तो ये चीज आप यहाँ देख सकते हैं, पहली चीज। तो मैंने आपको बोला कि इंडिया हैव अ गुड पोटेंशियल ऑफ सोलर एनर्जी, जो आप वास्ट पोटेंशियल में देख सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी में लास्ट टाइम यू पीपल टोल्ड मी सर सोलर आता है, विंड आता है, ओशन आता है, बहुत सारी चीजें आती है। आज उन सारी चीजों पे हम एक एक को लेकर बात करेंगे। तो सोलर एनर्जी मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा। दूसरी बात, अगर हम करें इंडिया के पास अच्छा खासा पोटेंशियल है रिन्यूएबल एनर्जी का, तो आप जानते हैं डोमिनेटिंग कोस्टल एरियाज। एवरीबॉडी नो इंडिया हैज अ डोमिनेटिंग कोस्टल एरियाज, इंडिया हैज अ डोमिनेटिंग कोस्टल एरियाज। तो हमारे पास अच्छा खासा, है ना, ये समुद्री क्षेत्र जो है, कोस्टल एरियाज हैं, वो अच्छे खासे हैं। और कोस्टल एरियाज अच्छे खासे थे, मैं आपको बता दूं, इसमें दो फायदे होते हैं, क्योंकि हमारे पास पूरा का पूरा ईस्टर्न कोस्ट, पूरा का पूरा वेस्टर्न कोस्ट, दोनों कोस्ट है। और कोस्टल एरियाज होने से क्या फायदा होता है, पहला क्या होता है कोस्टल एरियाज में, पीपल नो वेरिएबल, यहाँ पे ओशन एनर्जी का अच्छा खासा पोटेंशियल है। ओशन है, जैसे आप लोग फट से टाइडल एनर्जी बोलते हो, मैं आपको आज बता दूं कि टाइडल एनर्जी एक्चुअल में ओशन एनर्जी के अंदर आता है। आज मैं आपको बताऊंगा ओशन एनर्जी में 3 मोड्स होते हैं पावर जनरेशन के लिए। द वन इज टाइडल एनर्जी, सेकंड इज अ वेव एनर्जी, एंड थर्ड इज अ ओशन थर्मल एनर्जी। अब वो कैसे काम करता है, वो सारा का सारा डिस्कशन आई विल डू हियर, ठीक है, थोड़ा वेट करो। तीसरी चीज, पहले तो हम इस बात पे बात करें, अगर ये क्वेश्चन कहीं पूछ ही दिया मेंस में कि इंडिया हैज अ वास्ट पोटेंशियल फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, तो व्हाट यू विल राइट इट, यू शुड हैव अ पॉइंट्स। तो मैं आपको देखा, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, आई एम टीचिंग योर क्लासेस, टेकिंग योर क्लासेस फॉर बोथ द प्रीलिम्स एंड मेंस। ओके, तो पहला हो गया ओशन एनर्जी हो गया, गॉट इट, ओशन एनर्जी हो गया। दूसरा, यहीं पे मैं आपको बता दूं, ओशन एनर्जी के साथ साथ यू शुड बी क्लियर, ठीक है, डोमिनेटिंग कोस्टल एरिया। अच्छा, जब आप कभी किसी कोस्टल एरियाज में जाते हो तो आप थोड़ा ध्यान दो, वहां पर विंड की स्पीड बहुत अच्छी चलती है। अब देखो ना, आंख बंद कर लो या कहीं किसी सीट पे चेयर पे बैठ जाओ और देखो हाउ मच द मैसिव विंड स्पीड इज देयर। तो मैं कह सकता हूं कि कोस्टल एरियाज में विंड स्पीड काफी ज्यादा होती है ना। कोस्टल एरियाज में गुड विंड स्पीड भी होती है, विंड स्पीड गुड होती है। और अगर विंड स्पीड अच्छी खासी होती है, इसका मतलब यहाँ पर कौन सा पोटेंशियल होगा, यहाँ पे हमारे पास विंड एनर्जी भी कोस्टल एरियाज में अच्छा खासा पोटेंशियल होता है। या डेफिनेटली तनुश्री ऑनशोर विंड पॉलिसी भी सरकार ने बनाया, उस बारे में हम विंड एनर्जी में डिटेल में बात करेंगे। ओके दोस्त, अभी हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं कि इंडिया में अच्छा खासा पोटेंशियल है विंड एनर्जी का। दूसरी बात, और एक बात मैं फिर बोल रहा हूँ कि आपको यहीं पर याद करना है मेरी क्लास में, ठीक है। और आज जो अपनी पढ़ाई में आप जितने भी दिन पढ़ते हो ना, जितने घंटे, उसमें इस 2 घंटे को भी काउंट करना है, क्योंकि आपने 2 घंटे में से टाइम पास नहीं किया, ठीक है ना। मैं आपको चुटकुला नहीं सुना रहा हूँ, कहानियां नहीं सुना रहा हूँ, तो आप इन चीजों को काउंट करेंगे। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो यहीं पर आप फाइनल कर दीजिएगा।
इसके बाद घर पे एक्स्ट्रा अब से एक्स्ट्रा उसको ऐड ऑन कर लीजिएगा। मैंने बुक बोला ही है, बाकी 1 घंटे बुक पढ़िएगा, 1 घंटे 1 घंटे में हो जाएगा मेरी क्लास के बाद, और फिर उसके बाद आप अनदर सब्जेक्ट पढ़िए। सो आई जस्ट रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि मेरी क्लास में ही आपको साइंस तक तैयार भी कर लेना, ठीक है, याद भी कर लीजिएगा। ओके, सो दिस मच ऑफ कॉन्सेंट्रेट शुड बी इन माय क्लास। ओके, दूसरा टॉपिक। तीसरा मैं आपको बताता हूँ, जानते हो विंड एनर्जी जनरेशन के लिए, ओके, फॉर विंड एनर्जी, है ना, मैं पढ़ा ही रहा हूँ हिसाब से कि आपको यहाँ याद हो जाए। फॉर विंड एनर्जी जनरेशन मिनिमम स्पीड ऑफ विंड कितना होना चाहिए पता है? फॉर विंड एनर्जी जनरेशन मिनिमम स्पीड ऑफ विंड शुड बी, है ना, कितना होना चाहिए? मिनिमम स्पीड ऑफ विंड शुड बी 8 किलोमीटर पर आवर। विंड एनर्जी के लिए मिनिमम विंड की स्पीड होनी चाहिए 8 किलोमीटर पर आवर। पर पता है इंडिया में जो विंड स्पीड, अगर हम इंडिया के रेफरेंस में बात करें, इंडिया में विंड स्पीड क्या है, तो आपको बताऊं 10 किलोमीटर से लेकर 12 किलोमीटर पर आवर के बीच मिल जाता है। तो ये बताओ कि विंड एनर्जी के लिए 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चाहिए, इंडिया में तो स्पीड ऑफ विंड एनर्जी 10 to 12 किलोमीटर पर आवर। तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट ये बताता है कि इंडिया हैव अ गुड पोटेंशियल फॉर विंड एनर्जी, इंडिया हैव अ गुड पोटेंशियल फॉर विंड एनर्जी। तो आपको तीसरे पॉइंट में भी मैंने बता दिया कि इंडिया हैव अ गुड पोटेंशियल फॉर विंड एनर्जी। ठीक है, आपको देखो अपने पॉइंट्स पूरे के पूरे तैयार होते जा रहे हैं और अंत में जाके आप एक क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है कि इंडिया हैज अ वास्ट पोटेंशियल फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, इंडिया हैज वास्ट पोटेंशियल फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान देना। जरा एक पेपर लगा देता हूं, सीट ऊपर नीचे हो रही है। ओके, सो इंडिया हैज अ वास्ट पोटेंशियल, आपको ये भी हो गया। इसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसके अलावा थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़े और आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, देखो चौथी बात पता है, इंडिया में 300 से ज्यादा जगह हैं जो अभी तक ढूंढी जा चुकी हैं। मोर देन 300 लोकेशंस, मोर देन 300 लोकेशंस, या फिर मोर देन 300 साइट्स भी बोल सकते हैं, SITES जगह, मोर देन 300 साइट्स ऑफ जियोथर्मल एनर्जी सोर्सेस, ऑफ जियोथर्मल, more than 300 sites of geothermal energy sources also discovered in India। यानी कहने का मतलब है कि जो जमीन के नीचे की जो एनर्जी है ना, मैं आपको आज बताऊंगा कि कैसे जियोथर्मल एनर्जी से हम पावर जनरेशन करते हैं, ठीक है, जियोथर्मल से पावर जनरेशन करते हैं। मोर देन 300 साइट ऑफ जियोथर्मल एनर्जी सोर्सेज आर आल्सो डिस्कवर्ड इन इंडिया। यानी 300 से अधिक जगह ऐसी हैं इंडिया में जहां पर जमीन के नीचे की हीट को हम बाहर लाएंगे। कुछ टेक्नोलॉजी सर, कुछ जगह तो आती भी है, किसी ने बोला भी मणिकरण, बहुत सारे मणिकरण है, ताता पानी है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि इंडिया हैव अ गुड पोटेंशियल ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। और पहले दिन मैंने आपको सारा बताया था रिन्यूएबल एनर्जी में कौन कौन से आते हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट पर, पांचवा पॉइंट में आपको बोलूंगा, देखो पांचवा पॉइंट में आपको बोलूंगा, इंडिया इज एमंग गुड बायोडाइवर्सिटी नेशन। 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 तो भारत जो है वो जैव विविधता में धनी राष्ट्र है, ठीक है, भारत जैव विविधता में धनी राष्ट्र है। और भारत अगर जैव विविधता में धनी राष्ट्र है तो कहीं ना कहीं ये चीज आपको समझ में आती है कि इंडिया के पास बायोमास एनर्जी का भी अच्छा खासा पोटेंशियल है। हमारे पास पौधे, उनकी पत्तियां, है ना, इनको भी हम यूज कर सकते हैं। तो इंडिया हैव अ गुड पोटेंशियल ऑफ बायोमास एनर्जी। इंडिया हैव अ गुड पोटेंशियल ऑफ बायोमास एनर्जी। तो अब मुझे बताओ, आप आपके पास पूरे 100-200 वर्ड्स के इन्फॉर्मेशन हुए या नहीं हुए? यू विल अंडरस्टैंड ना कि हमारे पास अभी देखो ऑन द बेसिस ऑफ ये सारे के सारे जो डेटा मैंने आपको बोला, आप क्या बोलोगे? आप सारे के सारे बच्चे ना ये बोल सकते हो, आप मुझे ना थंबनेल दिया करो, वो ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। ये 1-1 मुझे नहीं दिखता, लेकिन थंबनेल एक साथ 400 दिख जाते हैं, 40 दिख जाते हैं, ठीक है, वो ज्यादा अच्छा होता है। जब भी पूछो तो ये जस्ट गिव मी अ थंबनेल, ओके फाइन, ओके। और अगर नहीं समझ में आता है तो फिलहाल इसमें ऐसी कोई चीज है ही नहीं, अगर किसी पास नहीं भी है तो भी समझ सकता है, चीजें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सो थंबनेल इज अ बेटर टू अंडरस्टैंड। तो ये बायोमास एनर्जी होता है, बायोमास एनर्जी होता है, ठीक है। सो ये अभी बताओ कि ये सारे के सारे फीचर्स जो देख रहे हो, इस बेसिस पे हम कह सकते हैं इंडिया हैज अ गुड पोटेंशियल फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। इंडिया हैज अ वास्ट पोटेंशियल फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। लेकिन एक बात बोलूंगा, आप आंसर को कंक्लूड कैसे करोगे? आंसर को कंक्लूड आप ऐसे करोगे कि ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया, यानी जितनी भी चीजें हमने यहाँ बात की हैं, उसमें आपको क्या दिख रहा है? इंडिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन। तो कंक्लूजन आप करोगे, इट मींस ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया, इट मींस geographical location of India is itself in the favor of renewable energy। तो कह सकते हो कि ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डेटा, जो डेटा हमने लिखा है एग्जाम को, हम बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डेटा वी कैन कॉल लाइक, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डेटा वी कैन कॉल लाइक इंडिया, दैट ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया इज इटसेल्फ इन द फेवर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। सो ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया इज इन द फेवर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। ओके एवरीवन, चलेगा। अब हमने आपको वास्ट पोटेंशियल के बारे में बात कर लिया, ठीक है। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी की पहली हेडिंग थी। तो यू पेपर रिमेंबर, आज मेन हेडिंग जो है वो रिन्यूएबल है, उसका एक पार्ट हमने कर लिया। एक चीज और बताता हूँ, रिन्यूएबल एनर्जी में जाने के पहले यहाँ पर हमें रिन्यूएबल एनर्जी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे बात करनी है, ठीक है। तो अगला एक छोटी सी हेडिंग डालो, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। सो वैसे भी हम लोगों ने एडवांटेजेस के बारे में पीछे बात कर रखा है, ठीक है, फर्स्ट डे मैंने बात किया था। तो जस्ट रिन्यूएबल एनर्जी में एक तरफ वी आर टॉकिंग अबाउट एडवांटेजेस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, और दूसरी तरफ हम बात करने वाले हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। Okay, the one is the advantages and second is the disadvantage of renewable energy, ठीक है, advantage and disadvantage of renewable energy। अब जरा समझना, advantages of renewable energy में हम लोग काफी बातें कर चुके हैं। एडवांटेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी में हम लोग काफी बातें कर चुके हैं। क्या क्या कर चुके हैं? पहला,
आप सब जानते हैं वी कैन यूज इट अगेन एंड अगेन। याद आ रहा है? वी कैन यूज इट अगेन एंड अगेन। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये पहला दिन याद करो, मैंने चीजें आपको बोला क्योंकि इस तरह से क्वेश्चंस आपके पेपर से दे रहा है कि न्यूक्लियर एनर्जी का क्या प्रॉस है, क्या कॉन्स है। 2020 में क्वेश्चन पूछा, 1920 में। तो अगर मैं ऐसे ही बोलना चाहिए बताओ रिन्यूएबल एनर्जी का क्या प्रॉस और कॉन्स है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। ठीक है, मैं उस क्वेश्चन को यहाँ रिन्यूएबल से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक तो वी कैन यूज इट अगेन एंड अगेन, बार बार आप यूज में कर सकते हैं। दूसरा क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इनएग्जॉस्टेबल है। ये बात भी मैंने आपको पहले बता दी है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आप क्या क्या यहाँ लिखोगे। और तीसरा क्या लिखोगे? नो पोल्यूशन और मिनिमम पोल्यूशन। सो नो पोल्यूशन और मिनिमम पोल्यूशन, नो पोल्यूशन और मिनिमम पोल्यूशन। ठीक है, ये आपको तीन चीजें मिल गई। ठीक है, अगेन एंड अगेन, एक्सेप्टेबल, नो मिनिमम पोल्यूशन। और आप में से कोई मुझे एडवांटेजेस बता सकता है? मैं बताता हूँ। Okay, ये तो तीन चीजें मैंने आपको पहले ही बता रखी। आपको पता होगा कि जब आप एडवांटेजेस रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी है ना, इस तरह की चीजों को लगाते हैं तो इसका लाइफ स्पैन बहुत होता है, लॉन्ग लाइफ स्पैन। इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो काफी लंबा होता है। दे हैव अ लॉन्ग लाइफ स्पैन, यानी एक बार आपने लगा दिया तो लॉन्ग टर्म में चीजें आपको चलेंगी। तो दे हैव अ लॉन्ग लाइफ स्पैन। ठीक है, दे हैव अ लॉन्ग लाइफ स्पैन। और ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी, क्योंकि ये लॉन्ग स्पैन ज्यादा है, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी। एक और मैं पॉइंट लिख रहा हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी। ये चीज लिख लेना, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी इट विल बिकम चीप। इट विल बिकम चीप, है ना, वो काफी सस्ता हो जाता है। तो ठीक, काफी लॉन्ग टर्म चलता है। ठीक है, वो मैं मानता हूं कि उसका एक डिसएडवांटेज भी है कि नहीं 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 नहीं, कास्ट तो इसका शुरुआत में ज्यादा पड़ता है, लेकिन 15 साल तक अब सोलर एनर्जी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तो ओवरऑल सस्ता आ जाता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी, वही मैं कह रहा हूँ। ऑन, ये बताओ पहले तुम लोग को ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं? ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी, क्योंकि लॉन्ग लाइफ स्पैन है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है ना, इसका ओवरऑल जो कॉस्ट होता है वो सस्ता पड़ जाता है, लेकिन वहीं पर शुरुआत में उसका कॉस्ट काफी ज्यादा होता है, उसको हम डिसएडवांटेज में लेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको एडवांटेज में अच्छे खासे हैंडसम पॉइंट्स हैं। अब आपसे कभी कोई पूछता है, ठीक है, और एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आप सब्जेक्ट को पढ़ते हो ना, तो यू ऑलवेज रिमेंबर कि अगर इस पे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, है ना, नॉट ओनली फॉर द पीटी इवन, है ना, मेंस और इंटरव्यूज तक, तो क्या यू पीपल कैन गिवन दिस, मतलब स्टेटमेंट आर नॉट, ये चीज बहुत मैटर करता है। डिसएडवांटेज में हम आते हैं। डिसएडवांटेज में पहली चीज क्या है दोस्त? इट हैज अ हाई इनिशियल कॉस्ट। शुरुआत में इसमें काफी पैसा लगता है। इट हैज अ हाई इनिशियल कॉस्ट, इससे शुरुआत में लगाने में काफी पैसा आता है। सो इट हैज अ हाई इनिशियल कॉस्ट, शुरुआत में इसमें काफी पैसा लगता है आपको इसको लगाने में। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं बोलूंगा कि जब आप रिन्यूएबल एनर्जी से जब पावर जनरेशन की बात करते हैं, ठीक है, आपको बताऊं तो वहां पर है ना, अगर हम उसकी उसकी बात करें तो उसकी एफिशिएंसी कम होती है। जैसे किसी ने लिखा भी है कि लेस पावर नहीं, लेस एफिशिएंसी बोलूंगा। यानी यहाँ पर इतनी पावर जनरेट नहीं होती कि आप पूरे भारत की इंडस्ट्री संभाल लो। ठीक है, कहने का मतलब है ये है कि आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए हो सकता है। बेसिक रिक्वायरमेंट का मतलब आप एक घर का यूज हो जाएगा, आप एक घर के सारे की सारी चीजें चल जाएंगी। ठीक है, लेकिन अगर ये सोचो कि देश की इकोनॉमी बढ़ा लेंगे, इंडस्ट्री चला लेंगे, तो वो दोस्त वो रिन्यूएबल एनर्जी में इतनी एफिशिएंसी नहीं है कि सोलर और विंड आपको इस लेवल तक ले जाए। ठीक है, तीसरी चीज क्या है? इट टेक्स टाइम इन पावर जनरेशन। 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 यहां पर पावर जनरेशन में काफी समय लगता है। इट इज नॉट अ कप ऑफ टी की सडनली ये पावर जनरेशन कर लेता है। तो इट टेक्स टाइम इन पावर जनरेशन। ठीक है, पूरे दिन सनलाइट आती है, पूरे दिन बैटरी चार्ज होता है। ठीक है, पूरे दिन बैटरी चार्ज होता है, इसमें काफी टाइम लगता है। ठीक है, पूरी दिन, है ना। चौथा चीज बोलो, इट इज नॉट प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी ऑलवेज। तो चौथा पॉइंट मैं ऊपर लिख देता हूं, इट इज नॉट, है ना, इट इज नॉट प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी ऑलवेज। इट इज नॉट प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी ऑलवेज। इट इज नॉट प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी ऑलवेज। ये प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी हमेशा नहीं है। इट इज नॉट प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी ऑलवेज, ये प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। ठीक है, यहां पर क्या होता है, एक एनर्जी को हम पहले दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर दूसरे को तीसरे में करते हैं। ये चीज मैं अभी आपको नहीं समझा पा रहा हूं और मैं समझा भी नहीं पाऊंगा, इसके लिए मैंने स्टार लगा दिया। जैसे मैं आपको सोलर एनर्जी पढ़ाऊंगा वहां पे इस चीज को मैं प्रूव कर दूंगा, या मैं इस चीज को प्रूव कर दूंगा कि प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी ये ना होने से यहाँ पर डिसएडवांटेज क्या है। तो इस चीज के लिए मैं बोलूंगा यू जस्ट वेट। ये वाला पॉइंट मैं आपको फिर बोल रहा हूं, मैं नहीं चाहता कि आप मेरी चीजों को रटें, क्योंकि यूपीएससी में रटने वाली चीजें आती नहीं। कंसेप्ट लॉजिक बना लो, यू कैन गेस योर आंसर। ठीक है, यू कैन गेट योर आंसर। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना जो मैंने अभी यहाँ पर बोला है कि इसमें क्या इश्यूज है। ठीक है, तो इट इज नॉट अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी ऑलवेज, दिस इज अ डिसएडवांटेजेस। ओके, दिस इज डिसएडवांटेजेस। ठीक है, अब आप लोग मुझे एक बार और बता दो कि रिन्यूएबल एनर्जी में अगर पहला वाला टॉपिक जो मैंने बोला, इंडिया हैज अ वास्ट पोटेंशियल फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। अब इस वाले टॉपिक में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, दूसरा मैंने बोला कि जो जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज है इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, and as it is a 3 to the life of the decreasing the fiscal deficit, उतना मत जाओ fiscal deficit वो उतना क्यों जाते हो भाई, उतना सिंपल तरीके से याद रखो। ठीक है, ठीक है, why less efficiency, इसका मतलब आपने कभी अपनी जिंदगी में सनलाइट से नहीं देखा। कभी कोई देखा कोई इंडस्ट्री सनलाइट से चल रही हो, उसकी इतनी क्षमता नहीं, इसीलिए कोयला और इसीलिए न्यूक्लियर की बात करेंगे हम लोग, आगे बात करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक एक को अलग अलग से पकड़ते हैं। ठीक है, पहले वी आर गोइंग टुवर्ड्स द सोलर एनर्जी, तो हेडिंग डालो दोस्त, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी, तो फर्स्टली वी विल गो टुवर्ड द सोलर एनर्जी, है ना, सौर ऊर्जा जिसको बोलते हैं। तो कम इनटू द सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी, अब ऐसे कितने बच्चे हैं जो शुरू से नोट्स बनाते चल रहे हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कितने बच्चे बनाते चल रहे हैं? ओके, फाइन।
बहुत अच्छा। देखो क्लासरूम का नोट्स बनाते चलना, बुक से नोट्स मत बनाना, बुक को सिर्फ अंडरलाइन करना। ओके, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्योंकि अपना नोट जो होता है ना वो रिवीजन में बहुत मदद करता है। वेरी गुड। सोलर एनर्जी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सोलर एनर्जी को हम कैसे यूज कर रहे हैं एनर्जी जनरेशन के लिए। ओके, मेरी रिक्वेस्ट है, बहुत सारे बच्चे चैट में क्वेश्चन आंसर पूछते हैं, तो उसमें से जैसे कौन सी बुक पढ़नी है, क्या करना है, वो सब ना आप लोग रिप्लाई दे दिया करो, कोई अगर फ्री है, ताकि आई विल बी कॉन्सेंट्रेट टुवर्ड्स माय टीचिंग। मैं क्योंकि आपके चैट्स को ऑन रखना चाहता हूँ, मैं कभी भी आपके चैट्स को ऑफ नहीं रखना चाहता, ताकि यू पीपल फील कि मैं आपकी क्लास सामने सामने ले रहा हूँ, आपके आंसर्स तुरंत दिए जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन याद रखना कि ऐसा ना हो कि आप चैट में फिर बिजी हो जाए, क्योंकि आपको आपको कंसंट्रेट करना है क्लास की तरफ, ठीक है। चलिए, तो ये ध्यान रखना, ताकि मैं आई टेक ओनली द क्वेश्चंस दैट इज रिलेवेंट फॉर एवरीवन, ठीक है। उसके अलावा मैं कहीं नहीं जाऊँ, ठीक है। देखो हम बात करते हैं, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, बताओ सन की जो एनर्जी अर्थ पर आती है, ठीक है, सन की एनर्जी अर्थ पे आती है, ठीक है, कितनी एनर्जी है जो सन पर आती है? तो ऐसा साइंस में बोला गया, साइंटिस्ट का कहना है कि तकरीबन 0.1% सोलर एनर्जी, तकरीबन 0.1% सोलर रेडिएशन रिसीव बाय आवर अर्थ सरफेस, यानी हमारे हमारे अर्थ सरफेस पे पूरे सनलाइट का 0.1% सोलर रेडिएशन आता है, ये चीज ध्यान रखना। और इसी 0.1% सोलर रेडिएशन से ही पूरा का पूरा सोलर एनर्जी है जो डिफरेंट पर्पस के लिए यूज होता है। ओके, पूरा का पूरा इसी से होकर पूरा सोलर एनर्जी यूज किया जाता है। तो आप लिख सकते हैं 0.1 अप्रॉक्स 0, अब लिखो अप्रॉक्स 0.1% सोलर रेडिएशन रिसीव बाय आवर अर्थ सरफेस, लिखो अप्रॉक्स 0.1% सोलर रेडिएशन रिसीव बाय आवर अर्थ सरफेस। ओके, अप्रॉक्स 0.1% सोलर रेडिएशन रिसीव बाय आवर अर्थ सरफेस, ठीक है। फिर लिखना दोस कैन बी यूटिलाइज्ड इन 3 वेज, जिन्हें 3 तरीकों से प्रयोग में ला सकते हैं। सो दोस कैन बी यूटिलाइज्ड इन 3 वेज, जिन्हें 3 तरीकों से प्रयोग में ला सकते हैं। अब कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम सोलर एनर्जी को यूज कर सकते हैं? इसमें पहला देखो, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। द फर्स्ट वन इज फोटोसिंथेसिस, जिसे आप कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। वॉइस ब्रेकिंग मेरी तरफ से नहीं होगी, ठीक है, बिकॉज आई एम यूजिंग अ वेरी हाई बैंडविड्थ कनेक्शन। ओके, आज मुझे आप बहुत बोलना कि वॉइस है, मैं हाई बैंडविड्थ कनेक्शन पे आज बैठा हूँ, आई एम नॉट यूजिंग मोबाइल फोन, ठीक है। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या है, मतलब फोटोसिंथेसिस एवरीबॉडी नो है ना, फाइन। ओके, तो पहला यूज हो गया सोलर एनर्जी को यूज करने का, पहला प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। दूसरा जो यूज होता है सोलर एनर्जी यूटिलाइजेशन में, ये तुम्हारा होता है दोस्त सोलर एनर्जी इनटू, देखा मैं जो लिखता जा रहा हूं ऊपर नोट डाउन है ना, सोलर एनर्जी इनटू थर्मल एनर्जी, यानी सनलाइट को हम थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, सोलर एनर्जी इनटू थर्मल एनर्जी। आप अगर थर्मल एनर्जी नहीं समझते तो समझ लेना हीट जनरेशन करना, यानी सन की लाइट से हीट जनरेशन करना, ठीक है। दूसरा हो गया। तीसरा एक सिस्टम होता है सोलर एनर्जी का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ फोटोवोल्टाइक्स। दिस इज कॉल्ड एज अ फोटोवोल्टाइक्स। फोटोवोल्टाइक्स को आप शॉर्ट में पीवी कहते हो, और लोकल भाषा में इसे सोलर पैनल कहते हैं। जब मैं अपना पीएचडी करता था तो मेरे कई फ्रेंड ऐसे थे मेरे कैंपस में, आईटी दिल्ली में, वो लोग सोलर एनर्जी पे काम कर रहे, और मेरा लैब भी सोलर एनर्जी का ही था, ठीक है, उस समय। तो हम लोग एक्चुअली फोटोवोल्टाइक एकदम जल्दी से मुंह से नहीं निकालता, तो हम लेमैन भाषा में हमेशा यार मुझे सोलर पैनल देना, उतने वाट का उसको लगाना है, तो हम जनरली सोलर पैनल ही यूज करते हैं। ओके, तो सोलर पैनल इज अ लेमैन टर्म, पर ध्यान रखना हमेशा यूपीएससी ने फोटोवोल्टाइक्स ही लिया है, लिखा है पेपर में। आइदर दिस इज अ पीटी क्वेश्चंस प्रीलिम्स या तो ये मेंस का, बट यूपीएससी ऑलवेज यूज द टेक्निकल वर्ड एज अ फोटोवोल्टाइक्स। ओके, यूपीएससी यूज द वर्ड एज अ फोटोवोल्टाइक्स, यूपीएससी यूज फोटोवोल्टाइक्स, ठीक है, फोटोवोल्टाइक से लेटेस्ट स्पीड। अब देखो, अब हमने बात कर लिया सोलर एनर्जी को हम 3 तरीके से प्रयोग में लाते हैं, ठीक है। जो सोलर एनर्जी आती है वो 3 तरीके से प्रयोग में होती है, जैसे फोटोसिंथेसिस, पर सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस में ह्यूमन कुछ नहीं करता। फोटोसिंथेसिस तो एक नेचुरल प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस एक नेचुरल प्रोसेस। यही मैं आपको एक बात बता दूं, देखो एक टर्म है साइंस जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और दूसरा है टेक्नोलॉजी, है ना, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इन दोनों में अगर मैं आपसे एक डिफरेंस पूछूं, तो साइंस जो होता है एक्चुअल में वो नेचर में एग्जिस्ट करता है, बहुत जगह आपको मिल जाता है। लेकिन टेक्नोलॉजी जो होती है इंटायरली ह्यूमन मेड होती है, ये पूरा का पूरा काम ह्यूमन करता है। टेक्नोलॉजी इज इंटायरली ह्यूमन मेड, ठीक है। टेक्नोलॉजी पूरा का पूरा मानव द्वारा जनित होता है, और साइंस पूरी तरह से नेचर में एग्जिस्ट करता है। मैंने बोला एक बात बताओ कि सन की जो लाइट है वो अर्थ पे आ रही है, एक साइंस है जिसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, ठीक है ना। अगर मैं वही बोलूं, वही न्यूक्लियर फ्यूजन, एक मैं आर्टिफिशियल एक्सपेरिमेंट सन एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा हूं, जिसका एक मैंने यूट्यूब पर वीडियो डाला हुआ है, उसको देख लेना। तो वो एक तरह से टेक्नोलॉजी होती है। इस घर में जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो लैपटॉप, जो कंप्यूटर है, वो ह्यूमन ने बनाया है मानव के कल्याण के लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन मासेस टेक्नोलॉजी डेवलप। तो टेक्नोलॉजी में कुछ भी भगवान नहीं आता, पहले तो टेक्नोलॉजी में पूरी तरह से इंसान आता है। इंसान अपनी जिंदगी को बेटर बनाने के लिए इस तरह की तकनीकों को बनाता है, ठीक है। तो विज्ञान जो है, दैट साइंस इट एग्जिस्ट इन द नेचर, है ना। टेक्नोलॉजी दैट इज इंटायरली डेवलप्ड बाय ह्यूमन बीइंग फॉर द वेलफेयर ऑफ मासेस, ये चीज याद रखना। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सब कुछ जो ह्यूमन ने किया, यहाँ भगवान का है नहीं कुछ भी। ओके एवरीवन, तो इट्स अ बेसिक जस्ट आई एम टेलिंग। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि फोटोसिंथेसिस तो एक नेचुरल चीज होगी, यहाँ कहीं टेक्नोलॉजी तो आई नहीं। टेक्नोलॉजी एक्चुअल में यहाँ आएगी जहां पर हम लोग जा रहे हैं सोलर एनर्जी से थर्मल एनर्जी कैसे बनाते हैं, और फोटोवोल्टाइक एक्चुअल में क्या यूज होता है। ओके, फोटोवोल्टाइक एक्चुअल में क्या यूज होता है। देखो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि बहुत ही सिंपल वर्ड से आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी समझा दूं। ओके, अब तो मेरे ख्याल से मेरी फ्रीक्वेंसी और आपकी फ्रीक्वेंसी अच्छी तरह से जुड़ चुकी होगी। एज आई एम टीचिंग यू पीपल स्टार्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है, वो बहुत जरूरी है।
अब देखो, सोलर एनर्जी को थर्मल एनर्जी में यूज करने के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, और इनमें से कुछ एग्जांपल्स मैं दे रहा हूं जो आप लिखो। पहला पहला दैट इज सोलर वाटर हीटर। द फर्स्ट वन इज द सोलर वाटर हीटर। ओके, सोलर वाटर हीटर, सोलर वाटर हीटर, ठीक है। दूसरा दैट इज सोलर एयर हीटर, दैट इज सोलर एयर हीटर। द सेकंड वन इज द सोलर एयर हीटर। तीसरा जो है दैट इज सोलर पॉन्ड, है ना। तीसरा जो है सोलर पॉन्ड, ठीक है, सोलर पॉन्ड। और चौथा मैं एक और लिख रहा हूं, दैट इज ये क्या बोलते हैं उसको, सोलर कुकर, है ना, दैट इज सोलर कुकर, है ना। मैंने एक और लिखा, दैट इज सोलर कुकर, दैट इज सोलर कुकर। इस तरह के और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ओके ओके, डोंट इरेज, आफ्टर सम टाइम वी यूज पीपीटी। मैं वो इरेज करता हूं जो रिलेवेंट नहीं है ना, वो रिलेवेंट नहीं है। साइंस क्या होता है, टेक्नोलॉजी क्या होती है, वो मैंने हटा दिया। नेचर है, ह्यूमन मेड है, इसमें क्या रखना है। अब ये एस और टी लिखा है, हम इसको इरेज करेंगे भाई, तुमको गुस्सा लगे तो लगे, ठीक है। वैसा नहीं है, इसी चीज को इससे जोड़ना है, इस चीज को यहाँ लिखूं और अगले पेज उसकी चीज को जोड़ूं, फिर मैं पीछे हूं, फिर मैं आगे जाऊं, ठीक है। मुझे भी आसानी से पढ़ाना है। आई ऑल्सो वांट टू बी कंफर्टेबल, ठीक है। मुझे पता है कि मुझे इरेज नहीं करना, आई ऑलरेडी नो वेरी वेल, तो मुझे अब ये चीजें मत बोले, ठीक है। तो पहला हो गया सोलर वाटर हीटर, दूसरा हो गया सोलर एयर हीटर, तीसरा हो गया सोलर पॉन्ड, चौथा हो गया सोलर कुकर, ठीक है। अब ये चीजें मैं इरेज नहीं करूंगा, ठीक है। मैं कह रहा हूं देखो, पीटी में 15 क्वेश्चन आते हैं, मेंस में 20 क्वेश्चन आते हैं, इसको क्या करें, इसको हटाने दें, इसका क्या जरूरत है। तो आप जानते हैं, इसको हटा दिया लो। कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती है, प्रॉब्लम है कि आप मैच्योर नहीं है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये कुछ चीजें हो गई दोस्त। एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ, दीज ऑल इज एग्जांपल्स। जैसे सोलर वाटर हीटर है, आप ठंड में पानी गर्म करते हैं, है ना। सोलर एयर हीटर है, मान लो आप, है ना, जो आप ठंड में पानी गर्म करते हैं, आपको मैं सोलर वाटर हीटर सिस्टम दे देता हूँ, सोलर वाटर हीटर सिस्टम दे देता हूँ। इसमें आपको अलग से गीजर की इलेक्ट्रिसिटी बर्बाद नहीं करोगे आप, है ना। और सोलर वाटर हीटर आपको बताऊँ, जब आप लोग आईएएस की ट्रेनिंग में जाओगे ना, मसूरी, है ना, मैं भी वहां गया हुआ हूँ, तो मैं आपको बताऊं, ऊपर की जब आपकी हॉस्टल होंगे ना, उसके हॉस्टल में आपको ऊपर मिल जाएंगे सारा का सारा सोलर वाटर हीटर लगा हुआ है, और आप सब उसी की गर्म पानी में नहाओगे। मसूरी में ठंड भी काफी पड़ती है। ओके भैया, तो भगवान करें आप सबको मसूरी के सोलर वाटर हीटर से नहाने का मौका मिले, और आप सब मुझे इनवाइट करें अपने मेस में खाना खिलाएं। ओके चलिए, क्योंकि मैं आपके यहाँ पर जा चुका हूँ कई बार, काफी बच्चे वहां होते हैं, मुझे इनवाइट भी करते हैं जब मैं मसूरी जाता हूँ, बिकॉज मैं मसूरी इज नियर टू देहरादून में रहती है, तो वहां से जस्ट मसूरी हम लोग घूमते चले जाते हैं, ठीक है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि आप सब मुझे इनवाइट करें और मैं आपकी हॉस्टल में बैठ के खाना खाऊँ। गुड, चलिए। तो सोलर वाटर हीटर आपको समझ में आ गया। और सोलर वाटर हीटर में आपने देखो फायदा क्या हो गया, जो आप घरों में ठंड में गीजर लगाते हो ना, गीजर पावर लेता है, गीजर इलेक्ट्रिसिटी लेता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि सोलर वाटर हीटर आपका जो पावर लेता है दोस्त, इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़िया आता है ठंड में, आप थोड़ा ध्यान दो। और यहाँ मैं आपको एक ऐसी टेक्नोलॉजी दे दूं, जहाँ छत पर उस डब्बे को रख दें, पूरे सिस्टम को रख दें और पानी गर्म हो जाए। और पानी ऐसा नहीं है कि रात को ठंडा हो जाए, नहीं, 4-4 दिन 5-5 दिन तक गर्म रहेगा। और सनलाइट आपको ठंड में भी आती है, उससे पानी गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ठंड में भी ना हो, गर्मी में भी ना हो, और एक बार इंस्ट्रूमेंट लगा दो, जो भी 15,000-20,000 रुपया खर्चा है, उसका 15 साल तक टेंशन फ्री। अब आप ऐसे काफी लोग समझ रहे हैं, चलो बहुत अच्छी चीज है सर, बिल्कुल अच्छी चीज है, बिल्कुल अच्छी चीज है। अभी मैं आपको सोलर टैरिफ वगैरह पे भी ले जाऊंगा, ओके, जो चीजें आपको कहीं मिलती नहीं है, ठीक है। और किस हिसाब से यूपीएससी के क्वेश्चन कहां से कनेक्ट होते हैं मैं आपको समझाता हूँ, विल बी मोर क्लियर, ठीक है। और मैं आपसे पीछे भी कहता रहा हूँ कि साइंस टेक ऐसा नहीं है कि जो कोई कहानी आप किसी किताब को पढ़ी और सुन के समझ जाए, नहीं, है ना। मुझे सुनना पड़ेगा, मुझे सुनना पड़ेगा, ठीक है, मुझे सुनना पड़ेगा। फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट से भी एक जल्दी ही वीडियो पढ़ाने वाला हूँ करंट अफेयर्स में, ठीक है। वाईटी सेशन में वो मैं अपलोड करूंगा, मैं भी बता रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं फ्लोटिंग भी बताऊंगा बड़े से। अच्छा, सोलर एयर हीटर के बारे में। सोलर एयर हीटर क्या होता है, जैसे ब्लोअर होता है। सोलर एयर हीटर क्या होता है, सोलर एयर हीटर एक ब्लोअर होता है, ठीक है। जैसे ठंड में नहीं होता, हम लोग को एक ब्लोअर चाहिए गरम गरम सा, ठीक है, थैंक यू। सोलर एयर हीटर जो होता है ब्लोअर होता है, ठीक है, ये चीज हो गई। सोलर पॉन्ड आपको बताऊं तो सोलर पॉन्ड असल में क्या है, एशिया का सबसे बड़ा, एशियाज लार्जेस्ट, है ना, एशियाज लार्जेस्ट और एशियाज फर्स्ट ऑल्सो, एशिया का पहला, एशिया में सबसे बड़ा और एशिया का पहला जो सोलर पॉन्ड है, वो हमारे भारत में ही बना। आपको शायद पता हो या ना पता हो, तो याद रखना, आगे से भुज में बना है, एंड भुज इज वेयर, इट इज इन गुजरात, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का पहला सोलर पॉन्ड भुज में ही बना है। असल में क्या होता है मैं आपको बताऊं, सोलर पॉन्ड के लिए हमें चाहिए होता है ओशन का वाटर। क्यों? क्योंकि ओशन वाटर जो होता है उसमें सॉल्ट डिसॉल्व होते हैं, उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। वो चीज अभी आपको धीरे धीरे मैं समझा दूंगा इन सारे कंसेप्ट को। तो एक्चुअल में भुज जो है वो ओशन के पास है, तो ओशन के पानी को यूज किया था जनरली सोलर पॉन्ड में फॉर पावर जनरेशन के लिए। और सोलर कुकर तो कमाल की चीज होती है। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो साईं बाबा गए हैं? साईं बाबा का मतलब शिरडी गए हैं। कई बच्चे ऐसे होंगे जो गए होंगे, मैं भी गया। ओके, जितने बच्चे शिरडी गए हैं, आप ध्यान रखना, शिरडी में जो साईं बाबा के पास हम लोग जाते हैं उनके दर्शन करने के लिए, है ना, बड़ी अच्छी जगह, आप लोग जरूर जाना, ठीक है। तो शिरडी में जो साईं बाबा के पास आप जाते हो, वहां पे क्या होता है, वहां पे जो आपको ना खाना वाना या प्रसाद जो बंटते हैं, जो हम लोग खाते हैं, भंडारा या उस तरह की चीजें होती हैं, उनको कहते हैं, वहां पर एक्चुअल में तो जो खाना होता है वो सोलर कुकर से ही बनता है ना। तनुश्री ने देखो स्कूल प्रोजेक्ट में भी काम किया है, ग्रेट। तो मैंने आपको लगे हाथों ये सारे एग्जांपल्स बता रहे हैं। अब देखो इन सब, यहाँ देखो सोलर कुकर यूज कर रहे हो तो क्या कर रहे हो सर, हमने एलपीजी बचा ली, ग्रेट। सोलर पॉन्ड से अगर इलेक्ट्रिसिटी बना रहे तो क्या है, कोयला नहीं जल रहा है, ग्रेट। सोलर एयर हीटर बना दिया तो ये वाली इलेक्ट्रिसिटी तो आप कोयले वाली इलेक्ट्रिसिटी लेते हो ना। वाटर हीटर में भी जो इलेक्ट्रिसिटी गीजर में होता है वो कोयले वाली होती है ना। तो आप सोचो कितना फायदा है, आप देश का कोयला बचा रहे हो, सॉरी देश में क्या हो रहा है, आप देश में क्या कर रहे हो, एक तरह से इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के लेवल को कम कर रहे हो। क्योंकि मैंने आपको पहले ही दिन बोला था, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन होने के पीछे अगर कोई कारण है तो वो है बर्निंग ऑफ कोल।
पावर सेक्टर, बर्निंग ऑफ कोल, और दुनिया में लगभग 60% पावर जनरेशन कोल से हो रहा है, और इसीलिए मैसिव ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट जो है उसका मेन काज जो है वो कोयला ही है। और इंडिया में भी अराउंड 58%, इंडिया स्टिल हैव अ गुड मतलब गुड मतलब एनवायरमेंटल पोल्यूशन प्रॉब्लम, क्रिएटिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन प्रॉब्लम। सो डेफिनेटली सुनील, यू पीपल आर राइट, इन सब चीजों से हम काफी हद तक एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कम कर सकेंगे। एक्सीलेंट। तो मेरे ख्याल से आप सोलर इनटू थर्मल को बेहतरीन तरीके से समझ गए ना। एक एग्जांपल को मैं आपको बताऊं, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, दैट इज सोलर वाटर हीटर। एक एग्जांपल को बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, दैट इज अ सोलर वाटर हीटर। लेकिन उसके पहले हम लोग थोड़ा सा फोटोवोल्टाइक्स पर आ जाते हैं। तो बच्चों तुम लोगों ने, है ना, तुम लोगों ने ये सारे एग्जांपल्स लिखे हैं ना, सारे एग्जांपल्स लिखे हैं। मेरी स्पीड फाइन है ना, फिर मैं बार बार पूछ लेता हूँ, मुझसे जुड़ना, ओके, मुझे अकेला मत कर देना, फाइन, ठीक है, वेरी गुड, जय हिंद, जय हिंद। अच्छा अब सुनो, फोटोवोल्टाइक्स क्या होता है? फोटोवोल्टाइक्स आप सबने सड़क के किनारे देखा होगा, व्हेनेवर यू आर मूविंग, है ना, देखो तो रोड साइड में कुछ सोलर पैनल्स होते हैं और वहां पे नीचे ना कुछ लाइट्स लगी होती है, और वो लाइट्स एक्चुअल में जो हम रात वक्त में यूज करते हैं, स्ट्रीट लाइट, एग्जैक्टली अभिषेक, स्ट्रीट लाइट, वो एक्चुअल में फोटोवोल्टाइक डिवाइस होता है, उसको एक्चुअल में हम पीवी कहते हैं। पता है इसका यूज क्या होता है? सोलर एनर्जी से, शॉर्ट में मैं बोल रहा हूँ, सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, यानी सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों, जब भी हिंदी मीडियम का सेशन होगा, मैं आपको शुद्ध हिंदी मीडियम में पढ़ाऊंगा, ठीक है? सो आप घबराइए नहीं, बिकॉज यू पीपल आर 15% है, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा ऐसा लगे। बिल्कुल नहीं, मेरी भी इच्छा है कि मैं शुद्ध हिंदी में भी विज्ञान तकनीकी पढ़ाऊं। ओके, सो इट विल कम आफ्टर दिस, फाइन, दैट इज द डिमांड, अकॉर्डिंग टू डिमांड। मुझे जो भी अकेडमी बोलेगा कि नाउ आई एम वर्किंग अंडर अकेडमी, ओके, अब मेरी सारी चीजें इस मैनेजमेंट के साथ चलती हैं, आई एम द पार्ट ऑफ इट। नेक्स्ट बायोटेक इन द प्योर हिंदी इज मोर डिफिकल्ट देन इंग्लिश, ऐसा कुछ नहीं है, मैं हिंदी भाषी हूं, चलो मुझे डिफिकल्टीज नहीं होती। ये हो गया, मैं आगे बढ़ूं, जल्दी बोलो, आई विल गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट। ओके, अब एक काम करता हूं, मैं आपको ये दिखाता हूं कि फोटोवोल्टाइक कैसे काम करता है और सोलर वाटर हीटर कैसे काम करता है। फोटोवोल्टाइक कैसे काम करता है, सोलर वाटर हीटर कैसे काम करता है, ठीक है, शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग चलते हैं सोलर वाटर हीटर की तरफ। ओके, बहुत बढ़िया, 52 बच्चों ने थंबनेल दिखा दिया, गुड सर, आगे बढ़ो। अब हम चलते हैं, पहले हम चलेंगे सोलर वाटर हीटर की तरफ, सोलर वाटर हीटर की तरफ, सोलर वाटर हीटर की तरफ, ठीक है। कैसे सोलर वाटर हीटर काम करता है? सोलर एनर्जी पर मैंने बोला नहीं, मैं आपको एक बार बोल दूं, यहाँ पे बहुत जरूरी है। पिछले 10 साल में 4 बार क्वेश्चन सोलर एनर्जी से जुड़कर आ चुके हैं, मतलब 2011 से अगर हम लेकर, जो नया पैटर्न फिल्म्स का है 2021 का देख लें, यानी 11 साल में तो 4 बार क्वेश्चन सोलर एनर्जी पे आ चुका है। इवन इतने सारे आपने इन एग्जांपल्स देखे हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, आपको बताऊं उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सोलर एनर्जी। विंड, टाइडल, सब पे आज तक कभी क्वेश्चन नहीं आया पिछले 11 सालों में, बार-बार 11 साल बिकॉज ऑफ न्यू पैटर्न। मैं बार बार कहता हूं, ऐसा ना हो कि आप 2005 का पेपर लगा रहे हो और उसमें ये क्वेश्चन आया हो कि किस पौधे से बायोडीजल बनाते हैं, है ना, जट्रोफा पोंगोमिया, और उसको रट कर सोचते हैं बायोगैस बन जाएंगे। वो जमाना गया, वो जमाना गया। वो चीजें भी पढ़ाऊंगा कि बायोडीजल प्लांट इज जट्रोफा पोंगोमिया, लेकिन वो जरूरत नहीं है आज का। मतलब यही है कि आप कुछ भी पढ़ते रहिए, जो मैं आपको बार बार बोलता हूँ, मैं बार बार आपको डांटता भी रहूंगा, ठीक है? चलो, सो अब आगे बढ़ते हैं, फाइन। और हम इस पर थे सोलर वाटर हीटर, यानी सोलर वाटर हीटर में हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? तो डेफिनेटली आप समझ गए, सर आप ना एक्चुअल में सोलर एनर्जी टू थर्मल एनर्जी का एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रेट। अगर मैं आपको सोलर वाटर हीटर पढ़ाने जा रहा हूं तो मैं एक्चुअल में आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूं? मैं आपको सोलर एनर्जी से हीट जनरेशन कैसे हो रहे हैं उसके बारे में बता रहा हूं, ठीक है दोस्त? ठीक है, देखो इधर देखो, तो मैं आपको सोलर वाटर हीटर के बारे में बताऊं। सोलर वाटर हीटर पे चलने के पहले बहुत सारी चीजों को बैकग्राउंड में लेना है, ठीक है? मैंने आपको बोला 0 लेवल से चलना पड़ेगा मेरी क्लास में, ठीक है? क्योंकि साइंस वालों का भी बेसिक कितना अच्छा है मुझे पता है, ठीक है? देखिए, पहले ये बताओ कि करंट कितनी तरह के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ करंट? जो विद्युत धारा होती है वो कितनी तरह की होती है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ करंट्स? ग्रेट, हर किसी ने सही बोला। द वन इज एसी एंड सेकंड इज डीसी, यानी आपने 2 बोले, ठीक है? यानी हम 2 तरह की करंट जानते हैं, एक जिसे हम एसी कहते हैं और दूसरा जिसे हम डीसी कहते हैं। बहुत बढ़िया। एसी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अल्टरनेटिव करंट, ठीक है? बहुत अच्छा। और डीसी को इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्ट करंट, ठीक है? प्रत्यावर्ती धारा और क्या धारा, वो हिंदी में बात करें, ठीक है? हियर यू जस्ट कीप इट अल्टरनेटिव करंट एंड डायरेक्ट करंट। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है? तैयार रहिएगा, दूसरा क्वेश्चन जिन बच्चों को नहीं पता वो नोट करते रहेंगे, ठीक है? तो करंट्स हो गए 2 तरह के, एसी और डीसी। मुझे ये बताओ कि एसी करंट और डीसी करंट में ज्यादा पावरफुल करंट कौन सा है? एसी करंट और डीसी करंट में ज्यादा पावरफुल करंट कौन सा है? एसी करंट और डीसी करंट में ज्यादा पावरफुल कौन है? देखिए, अब ऐसे काफी बच्चे यहाँ पे 50-50 हो गए, और इवन मैं देख रहा हूँ काफी बच्चों ने गलत आंसर दिया। एसी करंट ज्यादा पावरफुल होता है, डीसी करंट कम पावरफुल होता है। मैं इसको आपको समझा देता हूं, अगर आप एग्जांपल्स ले लो। पहले आप ये बताओ कि डीसी करंट हम लोग कहां यूज करते हैं? Where we people are using DC current?
आपको समझ आओगी कौन सा ज्यादा पावरफुल। बहुत अच्छा नीलांशु और काफी बच्चों ने, निशान, रवि, सोनू, पंकज, काफी बच्चों ने एकदम से बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आप सब सही है। जो डीसी करंट होता है वो एक्चुअल में बैटरी में होता है, ठीक है। और एसी करंट कहाँ होता है? एसी करंट वो जो स्विच है ना, जहां से मैंने लैपटॉप का पावर दे रहा था, उस स्विच में, उसमें एसी करंट है। आपको एक ऑप्शन देता हूँ, ठीक है, एक ऑप्शन देता हूँ, ठीक है। जैसे एक बात है रखना, जितनी भी बैटरीज हैं, एक कॉमन सेंस बना लो, जितनी भी बैटरीज है उन सब में डीसी करंट होता है। अब कहाँ कहाँ बैटरीज होती है? आपकी मोबाइल फोन में, आपके लैपटॉप में, होता है कि नहीं होता है? लैपटॉप में, कुछ घड़ियों में भी होता है, टार्च में भी बैटरीज यूज करते हैं, ठीक है, करते हैं। तो कहने का सीधा मतलब है दोस्त कि डीसी करंट हमेशा बैटरीज में होता है, ठीक है। और एसी करंट कहाँ होता है? ये जो घर के अंदर जो मेरा बल्ब जल रहा है ना, वो अल्टरनेटिव करंट है, ठीक है। इस अल्टरनेटिव करंट को टच करना चाहते हो, एक काम करो, उसमें ना वो जो प्लग है उसमें उंगली डाल दो और जो स्विच है ना उसको ऑन कर दो, तो वो खुद समझ आ जाएगा कितना बड़ा झटका लगता है। तो यू विल रियलाइज इट कि एसी ज्यादा पावरफुल है। बैटरी है, उसको धीरे से छू लो, पता भी नहीं चलता उसमें कोई करंट है। तो सीधा लॉजिकली प्रैक्टिकली आप समझ सकते हो दोस्त कि एसी करंट बहुत खतरनाक है, बड़ा पावरफुल होता है। तो मैंने एक जनरल क्वेश्चन पूछा कि एसी और डीसी करंट में विच करंट इज मोर पावरफुल, एसी एंड डीसी करंट में विच करंट इज मोर पावरफुल। तो अब आप समझ गए हो कि एसी करंट इज मोर पावरफुल, नॉट डीसी करंट, ठीक है। अब सुनो होता क्या, ठीक है, अब होता क्या, एसी और डीसी को अब जरा समझ। आपको पता है घरों के अंदर जो हाई टेंशन वायर से इलेक्ट्रिसिटी आती है, ठीक है, घरों में जो हाई टेंशन वायर से इलेक्ट्रिसिटी आती है, जो ना पोल वोल से होते हुए जो घरों के अंदर बिजली आती है तार से होते हुए, वो हाई टेंशन वायर कहा जाता है। वो सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी एसी करंट के रूप में आती है, एसी करंट के रूप में आती है। और आपको पता है जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में थोड़ी ना बनती है, इलेक्ट्रिसिटी कहीं किसी जगह पे बनती है, कोयले से, कहीं किसी जगह पे बनती है हाइड्रो पावर प्लांट से, और फिर वहां से होकर वो हाई टेंशन वायर से होते हैं हमारे घरों तक पहुंचती है। इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसमें पता है करीब 20 to 30% जब इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन होता है तो बीच में वो लॉस हो जाता है, 20 to 30% इलेक्ट्रिसिटी लॉसेस हो जाता है वो। अच्छा, तो ये बताओ एसी करंट जो होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है, ये कंफर्म हो गया। डीसी करंट बहुत कम पावरफुल होता है, ये कंफर्म हो गया। डीसी करंट जनरली बैटरीज में होता है, ये कंफर्म हो गया। जो हाई टेंशन वायर से करंट आता है वो एसी के फॉर्म में आता है, ये करंट, ये भी कंफर्म हो गया। और जो हाई टेंशन वायर से करंट एसी के फॉर्म में आता है उसमें लगभग 20 से 30% जब जब इलेक्ट्रिसिटी आगे बढ़ती है उसमें ट्रांसमिशन, जब इलेक्ट्रिसिटी आपके घरों तक आता है उसमें लॉस हो जाता है। अच्छा बात, अगर हम लोग किसी तरह से 20 to 30% ट्रांसमिशन लॉस को कम कर लेते तो सर ये तो बहुत अच्छी चीज है। अगर हमने 20 to 30% ट्रांसमिशन लॉसेस को कम कर लिया है तो इससे फायदा क्या होने वाला है? अगर हमने 20 to 30% ट्रांसमिशन लॉस को कम कर लिया है तो काफी हद तक हम लोग एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी बचा लेंगे। और एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी बचा लेंगे तो क्या होगा, बाकी जो भारत में अभी तक लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची है उस इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचा सकते हैं। तो यानी एक उपाय आप ये सोच सकते हैं कि सर हम लोग ट्रांसमिशन लॉसेस पे भी कुछ काम इंडिया को करना चाहिए, ठीक है, करना चाहिए। उस पर भी अभी हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे कि यहाँ पर कुछ टेक्नोलॉजीज हैं जो डेवलप हुई हैं, ठीक है। अब सुनो, एक बात बताओ, जब हम लोग घरों में इन्वर्टर खरीदते हैं, देखा होगा जब पिताजी आपके इन्वर्टर खरीदते हैं, तो जब पिताजी इन्वर्टर खरीदते हैं, समझने की कोशिश करो मुझे, मैं जितना बोलूंगा आपके लिए उतना अच्छा है, ठीक है। हम ये नहीं बता रहे हैं कि हम आए हैं 16 वाटर हीटर, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, यही तो प्रॉब्लम है, पूरी दुनिया यही कर रही है यूपीएससी के लिए साइंस टेक में, ठीक है। पॉइंट्स लिखा रही है, पॉइंट्स लिखा रही है, पॉइंट्स लिखा रही है। समझाएगा कौन, समझाएगा कौन? यूपीएससी तो समझ वाला क्वेश्चन है, वो तो कुछ नया पूछेगा, मैं बार बार कहता हूँ, ठीक है, नया पूछेगा, ठीक है। नहीं, नोट नहीं करो, सिर्फ लिखो। और आज के विद्यार्थी भी जो है ना वो समझ गए हैं कि हर चीज तो दुनिया की सारा जीके, सारा जीएस जो कॉपी पे उतारेंगे तभी करेक्टर बनेंगे। यही पर बताओ, एक बच्चा आता है बहुत ही होशियारी तरीके से पढ़ता है और साल भर पढ़ के वो सारा सिलेबस पढ़कर आईएएस बन के चला जाता है। तो आप इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो कि 6 साल तक आपका कोर्स ही नहीं कंप्लीट होता है? होशियारी और तरीके को बदलना होगा, ठीक है, नहीं तो आप भी उसी तरह 6 साल तक पीटी ही क्वालिफाई करते रह जाएंगे। प्रॉब्लम क्या है ना कि यहाँ जो टीचर्स आ गए हैं जनरली, जो मैं देख रहा हूँ बाई चॉइस टीचर नहीं बने हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो वो टीचर बने, ठीक है। जब आदमी पैशन के साथ टीचिंग करता है ना, जैसे कलाम उलम साहब, जैसे मैं कोशिश करता हूँ, वो नहीं होती है ना, तो वो पैशन के साथ जब टीचिंग होती है ना, वो टीचिंग होती है, ठीक है, जहां आदमी का खुद शौक होता है पढ़ाने का, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है कि आदमी के पास नौकरी नहीं है तो करेगा क्या, और वहां पर काम जो होता है वो बेटर नहीं होता, तो वो एक फॉर्मेलिटी होती है, ठीक है। चलिए, अभी सब में भी ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, इट्स योर डेस्टिनी, आप कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, ये सब आपकी डेस्टिनी है। और ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मेरे पास रहिएगा तो कलेक्टर बन जाएगा, मैं भी कोशिश ही कर रहा हूँ। तो मैंने आपको बोला कि अब देखो, पापा जब इन्वर्टर खरीदते हैं तो क्या होता है, पापा जब इन्वर्टर खरीदते हैं तो यहाँ पर 2 चीजें होती हैं। पहला तो एक पापा बैटरी खरीदते हैं, ध्यान देना, पापा एक बैटरी खरीदते हैं, समझो, पापा क्या खरीदते हैं, हम लोग एक बैटरी खरीदते हैं, वेरी गुड, पापा ने एक बैटरी खरीदा। एक बीच में इन्वर्टर भी खरीदते हैं, इन्वर्टर की डिवाइस होती है, वो भी पिताजी खरीदते हैं ना, पिताजी क्या होते हैं, एक इन्वर्टर भी खरीदते हैं, ठीक है। अभी आपने बोला बैटरी के अंदर क्या होता है, डीसी करंट होता है, एकदम कंफर्म होकर डायरेक्ट करंट होता है। और ये भी समझना है डीसी करंट ज्यादा पावरफुल नहीं होता। और घरों में जो हाई टेंशन वायर आता है उसमें कौन सा करंट होता है, एसी करंट होता है, ठीक है, उसमें एसी करंट होता है। असल में इन्वर्टर करता क्या है, इन्वर्टर जब भी पिताजी घर में इन्वर्टर लगवाते हैं, ठीक है, पिताजी हमारे घर में लगवाए तो पिताजी की बात करें, जब भी हमारे फादर ने इन्वर्टर लगवाया तो हमारे पिताजी ने एक बैटरी भी खरीदी। असल में बैटरी क्या करता है, इन्वर्टर क्या करता था, उसी एसी करंट को लेकर बैटरी को चार्ज कर देता था डीसी करंट में, फिर बैटरी फुल हो जाती थी। यानी इन्वर्टर के अंदर कुछ ऐसा प्रोसेस होता है जो एसी को लेकर डीसी में कन्वर्ट कर देता है। और जब मान लो बैटरी, मान लो इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो ये बैटरी वाला डीसी फिर इन्वर्टर कन्वर्ट करके उसको किसमें कन्वर्ट करता है, एसी में। और हमारे घर के सारे जो बल्ब हैं,
हमारे घर का जो पंखा है, हमारे घर का जो सारा का सारा इंस्ट्रूमेंट है, वो सब एसी डिवाइस है, वो सारा का सारा एसी डिवाइस है और सारा काम कर जाता है। यानी कहने का मतलब है इन्वर्टर के अंदर दो तरह का प्रोसेस होता है। इन्वर्टर के अंदर एक होता है रेक्टिफायर, है ना, एक होता है रेक्टिफायर और एक होता है कन्वर्टर। रेक्टिफायर और कन्वर्टर ये दोनों ऐसी टेक्नोलॉजी होती हैं जिसकी मदद से जरूरत पड़ने पर एसी को डीसी में और जरूरत पड़ने पर डीसी को एसी में कन्वर्ट किया जाता है। तो इन्वर्टर के अंदर दो तरह का सिस्टम काम करता है, रेक्टिफायर और कन्वर्टर। जो बच्चे नॉन साइंस के ध्यान रखना, रेक्टिफायर और कन्वर्टर का काम क्या होता है, जरूरत पड़ने पर जब एसी करंट को ये कन्वर्ट करके डीसी में कन्वर्ट कर देता है, बैटरी फुल हो जाती है, और जब घर के अंदर करंट चला जाता है, इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, तो वही बैटरी जो फुल होती है उसी के इन्वर्टर उसकी डीसी को कन्वर्ट करके एसी में कन्वर्ट कर देता है और घर के सारे पंखे कूलर जो होते हैं वो अल्टरनेटिव करंट से चलते हैं, फिर वो ऑन हो जाते हैं। ठीक है, पहले बताओ ये कंसेप्ट समझ में आया इन्वर्टर और बैटरी वाला कि नहीं? कहीं मुझे इस चीज को जोड़ना है, फटाफट थंबनेल दे दो, फटाफट थंबनेल दे दो। ठीक है, बहुत अच्छा बच्चा, बहुत अच्छा। ये एस नो मत लिखा करो, थंबनेल दे दो, ज्यादा अच्छा, वेरी गुड। तो मैंने आपको एक कंसेप्ट समझा दिया कि एक्चुअल में इन्वर्टर की क्या कहानी है, क्या एसी डीसी को कन्वर्ट करता है। ठीक है, बहुत अच्छा। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। आपको पता है कि पूरी, अभी मैंने एक बात आपसे बोल रहा था कि दुनिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कोयले से बनती है, और इंडिया में भी जो ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रहा है उसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन किससे हो रहा है? कोयले से हो रहा है। ठीक है, वेरी गुड। अब बात ये करते हैं कि भाई कोयले से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैसे होता है। ओके, कोयले से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैसे होता है? और कोल से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है उसको बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट, उसको बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट, उसको हम बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट। तो कोल से जो पावर जनरेशन होता है उसको बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट। अब जरा समझना। अब मैं आपको समझाता हूँ कि कोयले से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनते हैं, और मैं अपने घर में मान लो इलेक्ट्रिसिटी बनाने जा रहा हूँ किसी कोयले से। वैसे घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैं एक मॉडल टाइप से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से, ताकि साइंस जो साइंस के बच्चे नहीं है वो भी बहुत ही आसान तरीके से समझ जाए। देखो 3 दिन में आपने सारी साइंस समझी है, आप में से कोई भी झूठ नहीं बोलेगा, अपनी ईमानदारी से बोलना आपने सारी साइंस समझी है कि नहीं समझी है? समझिए ना, बहुत अच्छा। देखो सबने मुझे थंबनेल दिखा दिया, यस सर हमने समझी है। तो आप मुझे बताओ कि आप कैसे कह सकते हो कि आपको साइंस की टफ है, ऐसा कैसे कह सकते हो? और आपने यूपीएससी के सारे पेपर लगाए हैं, मजाक नहीं किया आपने। 2013 में आया, 2016 में आया, 2019 में आया, 2020 में आया, मैंने आपसे कहा था कि नहीं कहा था? और मैंने आपसे एक प्रॉमिस फिर मैं कह रहा हूं, मैं हर दिन बोलूंगा ये बात, ठीक है? क्योंकि कब आपका दिमाग सही हो जाए बहुत जरूरी है। आप मेरे साथ कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, आप मेरे साथ फैक्चुअल डेटा नहीं पढ़ रहे, और फैक्ट्स ऑलरेडी उसके अंदर आ रहा है। ठीक है, फैक्ट ऑलरेडी उसके अंदर एक कंसेप्ट की तरह बन जा रहा है। ठीक है, आपके दिमाग पे बिल्कुल प्रेशर नहीं पड़े। जब आपने 3 दिन में साइंस से कम से कम 20 क्वेश्चन लगा लिए, भी आईएएस के स्ट्रीट विजन मैंने बात ही नहीं की, तो आप कैसे कह सकते हैं कि साइंस इतना डिफिकल्ट है? और मैंने आपको पहले भी प्रॉमिस किया कि साइंस और एनवायरमेंट आप मेरे भरोसे चले जाओ, आप मुझे भरोसा कर सकते हो। ठीक है, आप मेरे को भरोसा, साइंस और एनवायरमेंट बार बार रिपीट करूंगा। ठीक है, सारे बच्चों को बोलो, ठीक है, सारे बच्चों को बोलो, ताकि साइंस और एनवायरमेंट को पढ़ने का तरीका बदल नहीं है बच्चे। रीजन क्या है? जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट ना, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इतने मटेरियल्स हैं, इतने नोट्स हैं, इनमें बच्चों को दिक्कत कम होती है। रियल प्रॉब्लम क्या, आपने साइंस टेक एनवायरमेंट को अवॉइड करना शुरू कर दिया। और साइंस टेक और एनवायरमेंट ऐसा सब्जेक्ट है जहां आसानी से आप 30 में से 30-35 क्वेश्चन में से 20 बना सकते हैं। मेरा कॉन्फिडेंस देखो, मैं कह रहा हूं कि 20 बना सकते हैं। और आप ऐसे काफी बच्चे हैं जो मुझसे कहीं ना कहीं फेस टू फेस पढ़ चुके हैं, और वो जानते हैं इस बात को कि मैं सच बोल रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। आप ऐसे काफी लोग उस ट्रस्ट की वजह से ही हो। ठीक है, चलिए, उस ट्रस्ट की वजह से, तो ट्रस्ट बहुत बड़ी बात होती है। और यू पीपल लिटरली से दिस, ठीक है, कि हाँ ऐसा है, क्योंकि 3 दिन में मैंने कर दिखाया जो मैंने आपसे पूछूंगा 15 दिन के बाद। ठीक है, ये सब मोटिवेशन के लिए बोलना बहुत जरूरी है। आप लोग जानते हो, मैं फिर बोलता हूँ, आप लोग बहुत ही इनोसेंट बच्चे होते हो। आप ऐसे 90% जनता जो कोचिंग करती है ना, वो नहीं होती है। जैसे जैसे बच्चे कोचिंग करके तैयार हो जाते हैं, उनको समझ में आ जाता है कि एक्चुअल में क्या है, क्या चीजें और क्या हमने किया। ठीक है ना, तो उन बच्चों को ज्यादा पता होता है जिनकी कुछ समय गुजर जाते हैं। और आप लोग इनोसेंट हो, आपको ज्यादा कुछ पता नहीं होता। आप तो वो बच्चे हो ना जिनको एनसीईआरटी तक नहीं पढ़ी हुई है, जिनको ये भी नहीं पता कि एनसीईआरटी पढ़नी होती है, क्योंकि आप अभी शुरू कर रहे हो। ठीक है, रिया हुआ की तरह क्या होता है मैं बताऊं, जब रिया वगैरह ये लोग जब क्लास में थी, तो ये बच्चे क्या करते थे ना, ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आ जाते थे। डाबी में भी ऑल्सो टीचर, अच्छे रिलेशन है मेरे उनके साथ। तो बड़ा भी मेरे सर अभी जानते हो, रवि सर, हम क्या करते थे, बच्चों को ना बचपन से ही शुरू कर देते थे। तो ठीक है, वो शुरू कर देते थे क्योंकि उनके पास उस तरह का नॉलेज था। हमारे पिताजी, हम लोग तो ग्रामीण पृष्ठभूमि के, हम लोग को तो पता ही नहीं चला, उसमें हम लोग को थोड़ा टाइम लगा। तो इसमें आपकी कोई बुराई नहीं है कि आप पिताजी को कोसेंगे, हमारे पिताजी भी ऐसे, हमने मेहनत की, थोड़ा टाइम लगा। लेकिन वो चीज सही तरीके से आनी चाहिए, कि ऐसा ना हो कि वो चीज कभी पूरी ही ना हो। और जो चीज पूरी ही कभी ना हो, वो आपको हमेशा जिंदगी में परेशान करेगी। और आपको लिटरली बता रहा हूँ, आपका जो ड्रीम है ना, वो एक्चुअल में आपके पेरेंट्स का ड्रीम है। उन्हें पता है कि कलेक्टर की वैल्यू क्या होती है, और एक दिन में आपका तुरंत ही पूरी की पूरी आपके घर परिवार का क्या बदलने वाला है, यू विल नेवर नो इट। तो सीरियसली बैठो, पढ़ो और मुझे फॉलो करो। ठीक है, ठीक है, कभी अपने पेरेंट्स की आंख में झांक के देखना। तुम लोग जिनको बेवकूफ बनाते हो ना, पढ़ते लिखते नहीं हो, वो लोग देखना, वो लोग कितना मतलब तुम्हारे ऊपर विश्वास करते हैं। बॉयफ्रेंड बनाते हो, गर्लफ्रेंड बनाते हो, टाइम बर्बाद करते हो, ये सब 2 साल 3 साल के लिए भूल जाओ, और आगे आने वाला 40 साल जो है, 30 से 40 साल एंजॉय करो। तुम लोग नहीं चाहोगे कि मैं तुमको कभी फोन कॉल करूं, है ना? आज तुम मुझसे मदद मांगते हो, कल मैं तुम्हें कॉल करूं कि देखो वो बच्चा बहुत परेशान है, उसकी हेल्प कर दो, उसे ये परेशान कर रहा है, पुलिस वाला परेशान कर रहा है, वो कर। तो ये चीजें थोड़ा ध्यान रखना, जो बातें मैंने बोली है। ठीक है, तुम्हारे पिताजी, हर किसी के पिताजी माताजी 50 के आसपास होंगे, उससे ज्यादा ही होंगे। सोचो कितनी उम्र उनकी बची है। डोंट टेक इट अदर वे, हम लोग की भी उम्र है। एक ही तो खुशी मांगते हैं यार, तुम लोग सेलेक्ट हो जाओ बस, हमको तुमसे कुछ नहीं चाहिए, सेलेक्ट हो जाओ बस। क्योंकि अपनी जिंदगी में वो जो नहीं कर पाए, वो तुम्हारे साथ देखना चाहते हैं। वो सपने जो है ना तुम्हारे माँ बाप के,
है ना, वो तुमसे पूरा करना चाहते हैं और कुछ नहीं तुमसे एक्सपेक्टेशन है। अब इमोशनल मत हो जाना, एक छोटी चीज तो वो कह रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सर हम कुछ और बनना चाहते थे, ठीक है, हम कुछ और करना चाहते थे, तो ये फिलॉसफी अपने पास रखो, ठीक है। हम भी कुछ और करना चाहते थे, लेकिन मैंने अपना ड्रीम अपने पेरेंट्स का ही ड्रीम बनाया, चलेगा। हम ये करना चाहते थे, वो करना चाहते थे, कुछ नहीं करना चाहते थे, किसी लायक नहीं आपको, पढ़ाई लिखाई करते हो, ड्रामा करते हो और जाके टीचरों और कोचिंग को सबको बदनाम करते हो। जो हम लोग कहते हो तो करते हो नहीं, टाइम पे तो क्लास में आते नहीं हो, तो इससे ज्यादा हम क्या बोले। चलो जो बोला किताब पढ़ो, रोज फॉलो करो, करते ही नहीं। अभी 4 दिन वेट करेंगे लोग कि कब शुरू करें, ऐसे करते करते साल भर खत्म हो जाएगा। अब यूपीएससी की पढ़ाई टटवाइज की तरह होती है, रोज धीरे धीरे करते चलिए, ये रैबिट वाला नहीं है, थक जाएगा 4 दिन पढ़ के और आईएएस बन जाएगा, कभी नहीं हो सकता रोज। अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे कोयले से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ये देखो, ये मतलब एक कोल है, ठीक है, ये कोल है, दिस इज द कोल। मैंने एक सिस्टम बना रहा हूँ, जरा समझने की कोशिश करें। देखो मैं थोड़ा डांटता हूँ, गुस्सा लगे तो बता देना, ठीक है, मैं फिर बोलना छोड़ दूंगा, ठीक है। ये कोल है, ठीक है, ये कोल है। होता है भाई, आजकल की नई जनरेशन है, बड़ी गुस्सा है इनको बहुत ज्यादा गुस्सा है, कुछ भी कर लेते हैं, 1 रुपए के चक्कर में मर्डर कर लेते हैं। एक बुजुर्ग है, इनको गाड़ी गलत चलाते हैं, उसको डांट देता है, तो जाके उसको अभी कैसे बोल दिया, इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं, शर्म नहीं आती। वो बुजुर्ग ने हमें डांटा, यानी उसने हमारी केयर की। हमारा पिता भी उस समय होता तो हमें डांट रहा होता। लेकिन इन घटिया लोगों की सोच के बारे में क्या बताऊं, जो लोग ऐसा सोचते हैं। तुम लोग को जाके उस व्यक्ति को थैंक यू बोलना चाहिए, ठीक है। तुम लोग को जाकर उस व्यक्ति को थैंक यू बोलना चाहिए। जब आप गाड़ियां गलत चलाते हो, आपको डांटता है और आप क्या कहते हो, अभी तूने बोल कैसे दिया। 50 साल 60 साल के बुजुर्ग को आपके पिताजी उस समय क्या बोलते हैं। प्रॉब्लम यही है नई जनरेशन में, यही है सबसे बड़ी प्रॉब्लम नई जनरेशन में, जहां सही जगह सोचना चाहिए वहां नहीं। चलो छोड़ो, तुम लोग क्या बोलेंगे। ये बच्चा, ये कोयला है, ठीक है, ये कोयला है, ये कोयला है, ठीक है। इस प्रेशर कुकर के अंदर क्या है, पानी है, ये वाटर है, ठीक है, समझ लो पानी है। जैसे जब आप कोयला गर्म करते हो, तो कोयला गर्म करते हो तो क्या जनरेट होता है, हीट जनरेट होता है। हर किसी को पता है वो हीट कहाँ जाता है, पानी के पास। वही कहता है पानी के पास, पानी क्या होता है, गर्म हो जाता है। प्रेशर कुकर से पानी जो होता है गर्म हो जाता है, और जब पानी गर्म हो जाता है तो यहाँ क्या आता है, स्टीम आता है। यानी कहने का मतलब है जब तक है कोयला तब तक है स्टीम, ठीक है। बात समझ आ गई, और सुनना। तो ये हो गया वाटर, और वाटर में हो गया स्टीम जनरेशन, ठीक है। अब स्टीम का क्या होता है, स्टीम में क्या होता है, प्रेशर होता है, ठीक है। यानी जब तक है कोयला तब तक है स्टीम का प्रेशर, ठीक है। जब तक है कोयला तब तक है स्टीम का प्रेशर। अब इस स्टीम का प्रेशर क्या होता है, यहां से देखो निकलेगा, ठीक है। आप इसे निकालो, देखो मैं इलेक्ट्रिसिटी बता रहा हूँ कैसे हो रहा है। स्टीम के प्रेशर में यहां से निकालो, ये स्टीम का प्रेशर क्या करेगा, ये प्रेशर जो आएगा यहाँ पर मैंने लगा दिया एक टरबाइन। सी हियर, दिस इज द टरबाइन, सी हियर, दिस इज द टरबाइन, ठीक है। ये टरबाइन लगा दिया, ये टरबाइन लगा दिया, दिस इज द टरबाइन, TURBIN, ये टरबाइन लगा दिया। जब स्टीम का प्रेशर आएगा ना तो टरबाइन घूम जाएगा, और जब टरबाइन घूमेगा तो इसको फिजिक्स में कौन सी एनर्जी कहते हैं पता है, इसको बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। यानी कहने का मतलब है कोयले से क्या बन गया, कोयले से बन गया मैकेनिकल एनर्जी। कोयले से क्या बन गया, मैकेनिकल एनर्जी। इधर मैंने इंस्ट्रूमेंट लगा दिया, समझ, इधर मैंने इंस्ट्रूमेंट लगा दिया, इधर मैंने इंस्ट्रूमेंट लगा दिया। पता है ये इंस्ट्रूमेंट कौन सा, ये इंस्ट्रूमेंट जो मैंने लगाया ये है डायनमो, डायनमो या जनरेटर लगा दो, बहुत अच्छा, एक बच्चे ने जनरेटर लिखा, चलेगा। ये डायनमो इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, जो मैकेनिकल एनर्जी टरबाइन को घूमी है ना, उस मैकेनिकल एनर्जी को ये डायनमो ले जाकर कन्वर्ट कर देता है दोस्त इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है ना, वो एसी के फॉर्म में भी बन सकती है और डीसी के फॉर्म में बन सकती है। अब मुझे बताओ, आप एसी के फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी बनाना पसंद करोगे या डीसी के फॉर्म में। मुझे पता है आप सब एसी के फॉर्म में बनाना पसंद करोगे, क्योंकि एसी बहुत पावरफुल करंट होता है, ठीक है। और पावरफुल करंट आपको किसी इंडस्ट्री के लिए, किसी रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, उन सब चीजों के लिए जरूरी होता है। यू पीपल एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बैकग्राउंड में दिया था कि एसी और डीसी में ज्यादा पावरफुल करंट कौन सा है। इसलिए मैंने कहा कि तुम लोग चेक करना चाहो तो उंगली डालकर ऑन करके स्विच देख लो, कितना लंबा झटका लगता है, और बैटरी छू के देख लो, अंतर समझ में आएगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छे शब्दों का यूज करें, आप सब बहुत अच्छी जॉब के लिए जा रहे हैं, ठीक है। और पेशेंस रखना बहुत जरूरी है नई जनरेशन को, जो खो गए हैं। मैंने बोला था विवेकानंद को एक बार, ये फिगर आपको बनाना पड़ेगा, है ना। जब विवेकानंद को एक बंदा गाली दे रहा था, विवेकानंद चुप हो गए थे। जब विवेकानंद ने बोला जब मुझे इफेक्ट ही नहीं हुआ तो मैं उसका रिस्पॉन्स क्यों दूं, ठीक है। आज के जमाने में शांत रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि नहीं है नई जनरेशन में। थोड़ा शांत रहिए, ठीक है। हम सब बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं, ऐसे ही लड़ेंगे तो हम सबको साथ कैसे रखेंगे। अब देखो एक चीज आपको बताओ, ये बताओ कि ये एसीडीसी वाला कंसेप्ट समझ में आया, आंसर दो फटाफट। एसीडीसी समझ में आ गया। दूसरा, ये कोयले वाला कंसेप्ट समझ में आ गया, कोयले से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बन रही है, कोयले से इलेक्ट्रिसिटी कैसे, बहुत अच्छा, काफी बच्चों ने थंबनेल दिया, बहुत अच्छा। इलेक्ट्रिसिटी कैसे बन रही है समझ में आया, सॉरी, हाँ ये, हाँ इलेक्ट्रिसिटी कैसे बन रही है कोयला से। लेकिन कोयले से इलेक्ट्रिसिटी में एक नुकसान क्या हुआ पता है, कोयले से जब यहाँ पर जो कोयला जला रहे थे ना, यहाँ देखो, ये यहाँ पर, यहाँ देखो मैं डॉट डॉट दिखा रहा हूँ, डॉट डॉट दिखा रहा हूँ, पता है यहाँ क्या निकल रहा है, CO2 निकल रहा है। सर ये तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, SO2 नहीं कर रहा है, सर ये तो पोल्यूशन हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं कर तो पोल्यूशन हो गया, ठीक है। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड, सर ये तो पोल्यूशन हो गया। तो मैं वही कह रहा हूँ, कोयले के साथ जो निगेटिव है वो ये है। आई एग्री कि कोयला बहुत पावरफुल करंट जनरेट करता है, आई एग्री। पूरी दुनिया का 60% इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोयले से हो रही है। इंडिया का 58% लगभग कोयला से ही इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है, यानी कोयला इतना पावरफुल है और पूरी इंडिया का और पूरी दुनिया का पावर सप्लाई कर रहा है। लेकिन साइड बाय साइड प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम है, ये पोल्यूशन प्रॉब्लम। अब हम बताते हैं सोलर वाटर हीटर की क्या कहानी। मैंने आपको ये सारी चीज जानते क्यों पढ़ाया, क्योंकि सोलर वाटर हीटर में इन दोनों चीजों को कहीं ना कहीं जोड़ना है। और ये क्वेश्चन 2014 के पीटी का लो, क्वेश्चन और लग गया आपके पेपर का भी।
सो मैं आपको बेसिक्स पढ़ा रहा था। मैंने अभी हाई-फाई पढ़ाया नहीं। आप सब जानते हैं कोयलेस इलेक्ट्रिसिटी बनती है, लेकिन आप में से 90% जनता को नहीं पता था कि कोयलेस इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है। सो मैंने आपको यहाँ बहुत ही सिंपल तरीके से बता दिया। और आप में से काफी बच्चे देखो इन्वर्टर यूज करते हैं, उनको ये नहीं पता था अरे इन्वर्टर में एसी डीसी होता है, इसीलिए मैंने एकदम जीरो लेवल से आपको एसी डीसी भी समझा दिया। अब आओ थोड़ी टेक्नोलॉजी में, सोलर वाटर हीटर में। ठीक है, देखो सोलर वाटर हीटर में क्या, पहले बताओ पैसे सोलर वाटर हीटर तो काफी लोगों ने देखा था, नहीं देखा होगा रियलिटी में तो फोटोग्राफ देखा होगा। अब मैं आपको एक फोटो बना के समझाने की कोशिश करता हूँ सोलर वाटर हीटर में क्या है। नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। पहली बार भी बहुत चीजें होती समझ में आ जाएगी। इधर देखो सोलर वाटर हीटर में क्या होता है, सी गाइस। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने एक सोलर वाटर हीटर में बना रहा हूँ। ठीक है, सोलर वाटर हीटर बना, देखो इसमें होता क्या, एक सोलर कलेक्टर, समझना इसको सोलर कलेक्टर बोलते हैं, है ना, इसको सोलर कलेक्टर बोलते हैं, इसको सोलर कलेक्टर बोलते हैं, इसको सोलर कलेक्टर बोलते हैं। ये एक ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, शीशे का बना होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी, है ना, ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है। और इसके अंदर एक फिलामेंट होता है, ये देखो एक फिलामेंट है, इसके अंदर क्या होता है, एक फिलामेंट होता है, इसके अंदर एक फिलामेंट होता है, इसके अंदर एक फिलामेंट होता है। और ये क्या है, ये क्या है, ये है सोलर कलेक्टर। ये क्या है, ये सोलर कलेक्टर, इसको बोलते हैं सोलर कलेक्टर। मैं लिखता जा रहा हूँ, ठीक है, सोलर कलेक्टर, ये सोलर कलेक्टर हो गया। ठीक है, यहां पर क्या है, एक मैंने वाटर टैंक ले लिया। देखना अभी कुछ निकलने वाला है अंत में, और आप लोग लिटरली इतनी जोर का अनुलोम विलोम करोगे ना, मतलब खुशी के बारे, और चेहरे पे स्माइल आ जाएगी, उसी स्माइल के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर क्या दोस्त, ये है वाटर, है ना, इस ये वाटर टैंक है, और वाटर टैंक के अंदर क्या भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, वाटर। वेरी इंटेलिजेंट, है ना, वाटर टैंक के अंदर क्या भरा हुआ है, वाटर। एक्सलेंट, अब देखना होता क्या है। फाइन, अब यहाँ पे ये वाटर भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये वाटर, ये देखो है ना, ये बाहर निकल रहा है। मैं थोड़ा 2-3 कलर से यूज करने की कोशिश, ये देखो पानी यहाँ से बाहर निकल रहा है, इस वाटर टैंक से बाहर निकल रहा है। ठीक है, अच्छा जो ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है ना, ये नीचे की तरफ ब्लैक पॉलिश होता है। उससे फायदा क्या होता है, जब सन की लाइट इस सोलर कलेक्टर पर पड़ती है, सोलर कलेक्टर का तो फिर बता रहा हूँ, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, ठीक है, और अंदर कुछ फिलामेंट्स होते हैं। और ये ऐसी टेक्नोलॉजी होती है, जब इन पर सनलाइट पड़ती है तो सोलर ये जो हिस्सा है ना, ये पूरा का पूरा बहुत गर्म हो जाता है, इस फिलामेंट से बहुत गर्म हो जाता है, बहुत गर्म हो जाता है। इवन 200 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला जाता है, 400 कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्लास है, ग्लास 300 400 भी नहीं पिघलता। ठीक है, अब समझना, अब समझना, अब होता क्या है, अब यहां से वाटर यहां से वाटर टैंक से बाहर निकलता है, ये देखो, सोलर कलेक्टर से होकर गुजरता है, सोलर कलेक्टर से होकर गुजरता है, सोलर कलेक्टर से होकर गुजरता है, और फिर वो वाटर जाकर इस टैंक के अंदर एंट्री कर जाता है। तो ये वाटर का आउटलेट है, ये वाटर यहां से बाहर निकला, ये वाटर का आउटलेट है, ये वाटर का आउटलेट है, और ये वाटर का जो है ये क्या है, ये इनलेट है। तो ये हो गया आउटलेट, और ये हो गया क्या, ये हो गया इनलेट। यानी पानी इधर से बाहर निकला और पानी इधर से अंदर आया, पानी इधर से अंदर आया। देखो क्या हो रहा है, ठीक है, तो ये वाटर का आउटलेट हो गया, वाटर का इनलेट हो गया। रुकना, अभी धीरे धीरे समझना हो क्या है।
ठीक है, इधर मैंने क्या किया, एक थर्मोस्टेट लगा दिया। थर्मोस्टेट समझना, धीरे धीरे देखिए, पिक्चर से साइंस से समझाना बहुत आसान हो जाता है मुझे। ये थर्मोस्टेट लगा दिया। थर्मोस्टेट का मतलब थर्मो रेगुलेटर लगा दिया। आपने देखा होगा गीजर में भी एक थर्मोस्टेट होता है, जब पानी गर्म हो जाता है एक लेवल पर तो गीजर ऑटो कट होकर ऑफ हो जाता है। एग्जैक्टली वैसे मैंने थर्मोस्टेट लगा दिया और यहां पर मैंने सेट कर लिया कि भाई यहां पर टेंपरेचर 50 डिग्री सेल्सियस ही मेंटेन होगा, उससे ज्यादा नहीं। तो हमने कितने टेंपरेचर रेगुलेटर लगा दिए, 50 डिग्री सेल्सियस का एक बैलेंस कर दिया। ठीक है, और एक बात और बता दूं, ये सारा का सारा सिस्टम तो छत के ऊपर होता है। सबको पता है सारा का सारा सिस्टम छत के ऊपर होता है, छत के ऊपर होता है। फिगर को चुपचाप फोकस करो, है ना, मेरे एक्सप्रेशन को देखो और फिगर को मिलाओ, फिगर को मिलाओ। तो अब इसको अच्छा रात में क्या होगा, ये तो दिन के समय सन की लाइट पानी गर्म हो रहा है, रात में क्या होगा सबको पता है। रात में जो होगा ये ऊपर छत पर है, बाहर का टेंपरेचर कम हो जाएगा। मान लो अभी इंदौर में यहाँ पे ठंड पड़ रही है, ठीक है, देखो मैं जैकेट पे पहन के बैठा हूं। तो अच्छा एक चीज बताओ, रात में वो हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो टैंक होता है ना, वाटर टैंक, ये चारों तरफ से इंसुलेटर से घिरा होता है। इंसुलेटर वो चीजें होती हैं जो अंदर पानी गर्म हुआ है उस पानी के लॉस को बाहर ना जाने दे। तो ये बाहर चारों तरफ क्या हो गया, बाहर क्या हो गया, एक बहुत ही अच्छा इंसुलेटर लगा होता है। क्या लगा हुआ है, इंसुलेटर क्या करता है, पानी गर्म हो चुका है तो उसको बाहर ठंडा ना होने दे। ठीक है, इसको पानी को, उसका हीट को बाहर ना होने दे। ठीक है, बाहर ना होने दे। अब सुनो सारा सिस्टम क्या होता है। अब जैसे ही सनलाइट आती है, देखो यहाँ पर मैं सनलाइट को ऑरेंज कलर से दिखाता हूँ, ये सनलाइट हो गई, ये सन की लाइट हो। अब मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म, जब सनलाइट आ गई तो ये सन की लाइट किस पर पड़ेगी दोस्त, किस पर पड़ेगी मित्र, ये तुम्हारा पड़ेगा मित्र, ये तुम्हारा पड़ेगा किस पर, ये तुम्हारा पड़ेगा सोलर कलेक्टर पर। सोलर कलेक्टर गर्म हो गया जैसे, और ये काम कब होगा, दिन के समय में। जब डे का समय आता है, सन की लाइट जब सोलर कलेक्टर पे पड़ती है तो सोलर कलेक्टर गर्म हो जाता है। वैसी टेक्नोलॉजी बनी है। ठीक है, अब जब सोलर कलेक्टर गर्म हो जाता है और पानी जब ट्यूब से होकर इसी सोलर कलेक्टर से अंदर से गुजरता है तो ट्यूब के अंदर हीट ट्रांसफर हो जाता है, और ट्यूब के अंदर जो हीट होता है वो किसके अंदर आके एब्सॉर्ब होता है, पानी के अंदर। तो धीरे धीरे ये पानी जो इस ट्यूब के अंदर होता है सोलर कलेक्टर से गुजरता है, तो सोलर कलेक्टर की जो गर्मी होती है पानी के अंदर आ जाती है। पानी धीरे धीरे गर्म होता जब इस कलेक्टर से पास होता है तो बहुत गर्म हो चुका होता है, और वो गर्म पानी जाकर जब वाटर टैंक के ठंडे पानी से मिलता है तो कुछ सर्कुलेशन के बाद धीरे धीरे चल के अंदर का वाटर का टेंपरेचर जाके 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। हीट ट्रांसफर की वजह से हर जगह जब कलेक्टर से होकर जब ट्यूब गुजरता है तो ट्यूब के अंदर का पानी हीट एब्सॉर्ब करते करते यहाँ के वाटर टैंक में, फिर यहाँ पे सर्कुलेट होते होते फिर वाटर टैंक में फिर सर्कुलेट होते, इस तरह वाटर टैंक का टेंपरेचर जो होता है वो 50 डिग्री के आसपास जो आपने मेंटेन किया पहुंच जाता है। अब ये पानी को आप यहाँ से नीचे लेकर इसकी सप्लाई, ये आपका मान लो घर है, मेरे पास जगह है, मैं थोड़ा घर तुम्हारा छोटा बना देता हूँ। ठीक, वैसे छोटा घर ज्यादा अच्छा होता है। ये मेरा छोटा सा घर है, ठीक है, मेरा गाँव वाला, ठीक है, ये छप्पड़ उप्पड़ है, ठीक है, ये मेरा है, मेरा बाग बगीचा बना, ठीक है। तो ऊपर यहाँ सोलर कलेक्टर लगा, उसी को मैंने यहाँ बड़ा करके दिखाई, मैंने इसको बड़ा करके दिखाई, ये पूरा सिस्टम। अब ये पानी की सप्लाई आपके घर के अंदर जा रही है, आपको जो करना हो, नहाना है, धोना है, साफ सफाई करने, कपड़े धोने, बर्तन धोने, 3 बार ठंडी नहाना है, 4 बार गर्मी नहाना, तो जो करना हो सो करो। लेकिन ये बताओ कि तुम लोगों ने पानी गर्म कर लिया कि नहीं, कल ये बताओ, कर लिया, बहुत बढ़िया। 1 बच्चों ने, 2 बच्चों ने कर लिया, 3 ने कर लिया, हमने 4 निकल लिया, 5 निकल लिया गर्म, 7 निकल लिया, 18 निकल लिया, 32 निकल लिया। अच्छा, मतलब काफी लोगों ने 64 विद्यार्थियों ने पानी गर्म कर लिया है। और सुनो, अब हम एक काम और करते हैं सब। अच्छा एक बात बताओ, जो हमने 50 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर पानी गर्म किया है, समझो साइंस टेक बहुत मजेदार है यार, साइंस एनवायरमेंट दोनों मजेदार है, टेंशन मत लो। उसके बाद प्यार हो जाएगा इन सब्जेक्ट से, ओके, प्यार हो जाएगा। और जब प्यार हो जाता है किसी चीज है ना, तो अपने आप मन लगता है उस चीज को करने में, उस चीज से पढ़ने में, उस चीज से टाइम स्पेंड करने में, है ना, तो प्यार हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो, अगर मैं इस थर्मोस्टेट पे, इधर ध्यान दो, इस थर्मोस्टेट में अगर मैं एक सेट कर दूं, इस टेंपरेचर को 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा सेट कर दूं, समझना, ठीक है। इसको क्या होता है, इसको अगर इस टेंपरेचर को मैं 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ा दूं, अगर इस टेंपरेचर को मैं 50 डिग्री से ज्यादा बढ़ा दूं तो यहाँ पर क्या निकलेगा, जल्दी बताओ, यहाँ पे क्या निकलेगा। डेफिनेटली आप कहोगे सर अगर 50 से ज्यादा कर दोगे, 60-70 टेंपरेचर अगर मैंने फिक्स कर दिया थर्मोस्टेट का, कोई गेस करो क्या निकलेगा। अरे हीट तो है, हाँ, ये किसने बोला, किस बच्चे ने पहले बोला, आदित्य ने बोला कि सर अगर पानी यहाँ पर अंदर टैंक के अंदर खोलने लगेगा तो ये भी स्टीम बनने लगेगा। जैसे यहाँ पर पानी कोयले से खोलने लगा तो स्टीम बनाते हैं, देखो क्या बनाते हैं, ये स्टीम बनाता कि नहीं बनाता, ठीक है, वही स्टीम यहाँ बनने लगेगा। और अगर वो स्टीम अगर बनने लगा, इधर देखो सब लोग पिक्चर देखो, इस स्टीम को हम यहाँ से लेकर और अगर हम उसको ले जाकर टरबाइन से जोड़ दे तो, जल्दी बोलो, अगर हम उस स्टीम को करके टरबाइन से जोड़ दे तो, जल्दी बोलो, अंत में क्या बन जाएगा, नहीं रोटेट नहीं होगा, अंत बताओ, अंत में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी, अंत में क्या, इलेक्ट्रिसिटी। यही तुम्हारे 2014 के पीटी का क्वेश्चन है ना, तो कोई टीचर इस तरह से पढ़ाता है ना, और ना तो बच्चे भी इस तरह का क्वेश्चन पेपर कभी यूपीएससी का देखते हैं, इसलिए उनको हम कुछ भी पढ़ा सकते हैं, उनको कोई कुछ भी पढ़ा सकते हैं। जाओ, ये क्वेश्चन पीटी का है यूपीएससी में 2014 में। प्रॉब्लम यही है, मत देखो पेपर तुम। अब इसलिए बार बार तुमको डांटते रहे कि कम से कम अंत तक जाते आपको समझ में आ जाए कि पेपर के नहीं किंचोदा जाना, क्या क्वेश्चन यूपीएससी पूछा था। बताओ भाई कितने बच्चे थंबनेल दे रहे हो, पूरा कंसेप्ट समझ में आया कि सोलर वाटर हीटर से एक तरफ पानी गर्म हो सकता है और दूसरी तरफ हम सोलर वाटर हीटर को इस तरह से सेटिंग करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। और कितनी इंटरेस्टिंग तरीके से, अब आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि मैंने आपको एक तरफ एसी डीसी क्यों पढ़ाया, फिर मैंने एक तरफ आपको कोयला क्यों पढ़ाया, और फिर तीसरी तरफ हमने सोलर वाटर हीटर के तीनों को क्यों जोड़ दिया। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूं कि आप मुझे सुनो, किताबों में इस तरह से चीजें नहीं समझ पाओगे, लेकिन क्लास में रहोगे तो मैं आपकी चीजों को समझा रहा हूँ। और खासतौर से जो बच्चे मुझे क्लास के बाद देखते हैं ना, तो काफी बच्चे भी मुझे लाइव में नहीं है, आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग भी कोशिश किया करो कि लाइव हो जाए, ऑफिस में बैठ के चोरी छुपे देख लिया करो। अच्छे काम में झूठ बोलना गलत नहीं है।
चले, आपने बना लिया तो मैं आगे बढ़ूं। अभी क्वेश्चन पेपर कराने मुझे, अभी भी मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, आप भी सेटिस्फाई मत होना। पेपर देखो, पेपर देखो। कितने बच्चों ने किताब पढ़ना शुरू कर दिया? जिन्होंने शुरू कर दिया फिर वोट दो, थंबनेल दो। कितने बच्चों ने किताब पढ़ना शुरू कर दिया? ग्रेट। अब बुक समझ में आ रही होगी पूरी आपको? मुझे असम वसम नहीं बनना, ठीक है? आप सेलेक्ट हो जाओ, बस मेरा काम हो जाएगा। असम वसम क्या होता है भाई? सामान्य आदमी हूं, सामान्य जिंदगी जीता हूं। ऑर्डर नहीं, ठीक है, जिनके पास हो गया हम उनकी बात कर रहा हूं। ऑर्डर ऑर्डर करके रखा। जल्दी बताओ कितने बच्चों ने इसको बना लिया है? ठीक है, आगे बढ़े क्योंकि टाइम थोड़ा बचाओ। और देखो, अगर आपके पास टाइम कम है तो एक काम करो, आप इसकी फोटोग्राफ ले लो। इन द फ्री टाइम यू मेक इट, है ना? इन द फ्री टाइम यू मेक इट। अब इसमें सोलर वाटर हीटर में कुछ लिखा नहीं, आप सब समझ रहे हो क्या रहा है। ग्रेट, तो मैं जाऊं, आगे बढ़ूं दोस्त? वेरी वेल अंडरस्टूड, ग्रेट। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं। अभी आपने क्या पढ़ा, इधर देखो। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सोलर वाटर हीटर, सोलर थर्मल सिस्टम क्या होता है। अभी देखो एक चीज बच गई, क्या? फोटोवोल्टाइक्स। सो नाउ विल गो टुवर्ड्स द फोटोवोल्टाइक्स। ग्रेट। फोटोवोल्टाइक्स, फोटोवोल्टाइक्स, फोटोवोल्टाइक। मेरा टेलीग्राम नहीं मिल रहा काफी बच्चों का। मेरा टेलीग्राम का लिंक लोग मैसेज ही कर देते हैं। मेरे 2 टेलीग्राम है, मैंने आपको बताया। मेरा पर्सनल है एक टेलीग्राम, वो अनअकैडमी का है। जो मेरा अपना पर्सनल है वो काफी पहले से है। वो इस नाम से होगा, आप देख सकते हैं, t.me/रवि प्रकाश अग्रणी साइंस एनवायरमेंट, इस नाम से मिल जाएगा। और जो अनअकैडमी वाला है वो किस नाम से है? अनअकैडमी जो है वो है मित्र रवि यूपीएससी _अनअकैडमी। ये अनअकैडमी वाला जो मेरा प्रोफाइल बना है, मेरा पर्सनल वाला जो प्रोफाइल बना है, ठीक है? ये तो है। ऐसे बच्चों ने शेयर कर दिया, ठीक है, चलिए। सो ये मेरा t.me रवि प्रकाश अग्रणी साइंस एनवायरमेंट, आरपीएससी इसलिए बन लेगा, रवि प्रकाश अग्रणी साइंस एनवायरमेंट, ठीक है? रोज वही क्वेश्चन आप पूछते हैं, मैंने ऑब्वियसली लिख दिया। अच्छा, अब आई विल गो इनटू द फोटोवोल्टाइक्स, ठीक है? विल गो इनटू द फोटोवोल्टाइक्स। फोटोवोल्टाइक्स में क्या होता है, ठीक है? सो फोटोवोल्टाइक्स में क्या होता है, ठीक है? फोटोवोल्टाइक्स मतलब कैसे हम सनलाइट को यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। हाउ वी पीपल आर यूजिंग द सनलाइट फॉर द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। जरा देखना इसमें होता क्या है। सोलर पैनल हर किसी ने देखा है, रोड साइड जो होता है, ठीक है? मैं उसी सोलर पैनल को बना रहा हूँ। देखो, दिस इज अ सोलर पैनल। जरा देखना, मान लो ये सोलर पैनल है, ठीक है? दिस इज अ सोलर पैनल, ओके? दिस इज द सोलर पैनल। सोलर पैनल में जो होता है, अच्छा, फोटोवोल्टाइक को लेमैन भाषा में क्या बोलते हैं? सोलर पैनल ना, है ना? सोलर पैनल। ये तुम्हारा सिलिका बेस कुछ मटेरियल है ना? सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं। आगे समझ में, सेमीकंडक्टर क्या होता है, किसका बना होता है? सिलिका का बना होता है। सिलिका के बने सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं, ठीक है? इसको एक आयरन रॉड से मैंने जोड़ दिया, लोहे की एक रॉड से मैंने जोड़ दिया, है ना? इसको मैंने लोहे की रॉड से जोड़ दिया, ये मैंने लोहे की रॉड से जोड़ दिया, ये मैंने लोहे की रॉड से जोड़ दिया, ठीक है? जोड़ दिया मैंने। यहाँ पर मैंने एक लगा ली बैटरी। क्या लगा लिया मैंने दोस्त? एक मैंने लगा लिया मित्र, यहाँ मैंने लगा लिया बैटरी, यहाँ मैंने बैटरी लगा दी, बैटरी लगी, ठीक है? अब सुनो होता क्या है, बैटरी लगा दी। अब बैटरी से होता क्या है, अब समझो जरा। यहाँ पर ये मान लो सन की लाइट है, ठीक है? ये मान लो सन की लाइट, ये सन की लाइट है, ये देखो सन की लाइट इस सोलर पैनल पे पड़ रही है। कहाँ पड़ रही है? सन की लाइट इस सोलर पैनल पे पड़ रही है। सोलर पैनल एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है, जब सन की लाइट पड़ती है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाते हैं। क्या निकलने शुरू हो जाते हैं? इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन जाकर सर्कुलेट होकर इस बैटरी को चार्ज कर रहे होते हैं। और बैटरी में कौन सा करंट होता है? डायरेक्ट करंट होता है। तो जैसे जैसे सन की लाइट इस पर पड़ती है, ये एक्टिव होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन जाके बैटरी को चार्ज करता है। धीरे धीरे बैटरी जो होती है आपकी वो फुल हो जाती है दोस्त, बैटरी फुल हो जाती है, ठीक है? ये सोलर एनर्जी से जाकर बैटरी का फुल होने का जनरल प्रोसेस है, ठीक है? अब क्या करते हैं, अच्छा, बैटरी में कौन सा करंट होता है? डीसी करंट होता है। और यहां पर हमने क्या किया, स्ट्रीट लाइट पे ये लगा हुआ, यहां हमने एक डीसी बल्ब लगा रखा है। एक डीसी बल्ब लगा रखा है, जो किसका बल्ब है? एलईडी बल्ब है। जो एलईडी वाला एक डीसी बल्ब लगा हुआ है, ठीक है? सड़क के किनारे हम लगा। अच्छा, आपको पता है डीसी बल्ब भी होता है। जैसे मेरे कमरे में जो बल्ब है ना, जो जल रहा है, जैसे लाइट दिख रही है, वो एसी वाला बल्ब है, अल्टरनेटिव करंट वाला बल्ब है, ऑल्टरनेटिव करंट वाला बल्ब है। यू शुड बी क्लियर गाइस, वो ऑल्टरनेटिव करंट का बल्ब है। लेकिन मैं वही बता रहा हूं कि डीसी वाला भी बल्ब होता है, मार्केट में मिलता है। क्यों नहीं मिलता? आप मुझे बताओ। ये जो मेरा मोबाइल फोन है, ये जो सी है ना, इसमें टार्च है कि नहीं? ऐसी टार्च है कि नहीं? देखो, टार्च जल रहा है कि नहीं जल रहा? ये जो टार्च है ना, ये डीसी बल्ब है। अब तो समझ आएगा डीसी बल्ब होता है। वेरी गुड। आप सबके मोबाइल फोन में, एक मिनट, राइट हियर, आप सबके मोबाइल फोन में डीसी बल्ब है ना, ठीक है? आप घरों में टार्च लेते कि नहीं लेते? अरे आज इन्वर्टर हो गया ना। अभी भी पता है हम लोग के गांव में क्या होता है, बड़ा बड़ा टार्च होता है ना, उसमें बैटरीज लगे होते हैं, वो भी क्या, वो भी डीसी होता है। उसका जो बल्ब होता है क्या, डीसी बल्ब होता है।
ओके दादी के पास है, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। अब ये देखो, ये जो डीसी बल्ब है आपने ऑन कर दिया, यहाँ पर ऑन एंड ऑफ की स्विच होती है, ऑन एंड ऑफ की स्विच होती है, रात में जाके कोई बंदा होता है इसको ऑन कर देता है और फिर आपको स्ट्रीट लाइट होती है, रास्ते से आप गुजरिए, कोई दिक्कत नहीं, यू कैन सी व्हाटएवर इट इज। लेकिन एक बात बताओ, आप अगर इसी फोटोवोल्टाइक्स को अगर अपने घर की ये लाइट जलाना चाहते हो, तो ये लाइट कौन सी, एसी वाली, ये पंखा कौन सा, एसी वाला है, तो आपको यहाँ पे क्या लेना होगा, आपको यहाँ पे क्या लेना होगा, आपको यहाँ पे एक इन्वर्टर लेना होगा, आपको यहाँ पर एक इन्वर्टर लेना होगा। और इन्वर्टर क्या करता है, इन्वर्टर डीसी को एसी में कन्वर्ट करने की क्षमता रखता है, और आपके घर के सारे पंखे और लाइट्स और ट्यूबलाइट्स छत पर लगे हुए इस फोटोवोल्टाइक की वजह से, इस फोटोवोल्टाइक की वजह से आपके घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी होगी। तो ये बताओ कि फोटोवोल्टाइक से पावर कैसे होता है, मैंने इस चीज को जोड़ दिया या नहीं जोड़ दिया, टेल मी फास्ट गाइस, कैसे होता है, मैंने इस चीज को समझा दिया कि नहीं समझा दिया, जल्दी फटाफट थंबनेल दे दो, ठीक है, वेरी गुड। फिगर को जल्दी बनाना, बी फास्ट इन दिस केस। बना लिया, ठीक है, ग्रेट, समझ में आना चाहिए, चीजें छूटी नहीं चाहिए। अच्छा, मैंने अभी एक बात बोला था 2014 प्री क्वेश्चन सर, हाँ हर्ष, मैं वही तो बोला 2014 में क्वेश्चन आया था। 2014 वाला क्वेश्चन नहीं था कि सोलर थर्मल से यहाँ से जो पावर जनरेट हो रहा है ना, ये देखो, यहाँ से जो पानी गर्म हो रहा है ना, यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते, स्टीम जनरेशन करके हम उससे पावर जनरेशन भी कर सकते, तो वो चीज सही थी। 16 में तो क्वेश्चन ये नहीं था, 16 में जो क्वेश्चन आया था वो आईएसए पर आया था, अभी बता दो, इंटरनेशनल सोलर अलायंस पे आया था। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ, पेरिस कन्वेंशन से 2015, उसके बाद 2016 में जो माराकेस होता है COP22। ओके, सो आगे बढ़े, शुड आई गो नेक्स्ट, ओके, शुड आई गो नेक्स्ट, ओके। अब देखो, हम लोगों ने सोलर एनर्जी कर ली, अब यहाँ पर एक चीज और बात करनी है, सोलर एनर्जी करने के बाद वी मस्ट हैव टू गो टुवर्ड्स गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। अब देखो, मैं साइंस एटेक पढ़ा रहा हूँ, चला गया गवर्नमेंट इनिशिएटिव पर, बता दूंगा 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है, गवर्नमेंट क्या कर रहा है सोलर एनर्जी के लिए, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, ठीक है। सो व्हाट अबाउट द इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट, सो गवर्नमेंट क्या कर रहा है सोलर एनर्जी के लिए, उस बारे में बात करते हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, देखो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स में क्या समझना, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे द फर्स्ट इनिशिएटिव, राइट डाउन, जवाहरलाल नेहरू, राइट, जवाहरलाल नेहरू सोलर एनर्जी मिशन, जवाहरलाल नेहरू सोलर एनर्जी मिशन। तो पहला हो गया इनिशिएटिव क्या, जवाहरलाल नेहरू सोलर एनर्जी मिशन, दिस इज द फर्स्ट इनिशिएटिव, कर जवाहरलाल नेहरू सोलर एनर्जी मिशन, ठीक है। पता है ये मिशन कब लाया जाता है, ये मिशन लाया जाता है 2010 में, सो दिस मिशन ब्रॉट इन 2010, और इसका टारगेट क्या होता है कि बाय 2022 तक आते आते हम लोग सोलर एनर्जी से 20,000 मेगावाट पावर जनरेशन स्टार्ट कर देंगे। सो व्हाट इज द पॉइंट, नोट डाउन, ओके। सो दिस मिशन ब्रॉट इन 2010 with the target of right, this mission brought in 2010 with the target of, this mission brought in 2010 with the target of, so this mission brought in 2010 with the target of 20,000 megawatt power generation, 20,000 megawatt power generation by 2022, okay, 20,000 megawatt power generation by 2022। और उसका सोर्स क्या होगा, उसका सोर्स क्या होगा, ठीक है, उसका सोर्स क्या होगा, उसका सोर्स होगा सोलर एनर्जी, ठीक है, उसका सोर्स होगा सोलर एनर्जी। प्रेशर कुकर वाला क्वेश्चन फिजिक्स से रिलेटेड है, ओके, विश्व में प्रेशर कुकर वाला क्वेश्चन फिजिक्स से रिलेटेड है, ओके, आइए, टेक्नोलॉजी इसमें इससे जुड़ा नहीं है। अच्छा, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। उसके बाद क्या होता है 2015 में, देखो ये तो 2010 की बात होती है, 2015 में एमएनआरई का एक रिपोर्ट आता है, एमएनआरई का रिपोर्ट आता है, एमएनआरई का रिपोर्ट का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जानते हो क्या पूरा नाम, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का रिपोर्ट आता है, ओके, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, सो एमएनआरई इज मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। सो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, समझना होता है, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी आता है, ये 2015 में टारगेट देता है, समझना, ये कब आता है 2015 में, समझना, इनको थोड़ा करंट के साथ जोड़ूंगा, मैंने आपको बोला है कि मैं बेसिक उसके साथ स्टैटिक के साथ उसका अप्लाइड करंट के साथ जोड़ते हुए पूरा कराता हूँ, तो थोड़ा मैं जोड़ूंगा, इसमें कुछ नए चेंजेस हुए, मोदी जी का वो स्टेटमेंट भी आया जैसे 1 महीने पहले का जो था, ठीक है। असल में एमएनआरई 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी होती है, और ये एक रिपोर्ट देता है, उस रिपोर्ट में कहता है, समझना सब लोग, उस रिपोर्ट में कहता है कि बाय 2022 हम पूरा 175 गीगावाट पावर जनरेशन शुरू कर देंगे, किससे, रिन्यूएबल एनर्जी में, पूरे रिन्यूएबल। यहाँ पे सिर्फ सोलर एनर्जी की बात हो रही है, यहाँ पे आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट द सोलर एनर्जी के बारे में, ध्यान देना, या कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी जो है 175 गीगावाट पावर जनरेशन करेंगे बाय 2022 तक। इस 175 गीगावाट को मैं तोड़ रहा हूं, देखना, इस 175 गीगावाट में 100 गीगावाट जो पावर जनरेशन होगा दोस्त, वो सोलर एनर्जी से होगा, ध्यान देना, सोलर एनर्जी से होगा। इसमें जो 60 गीगावाट का टारगेट होगा वो विंड एनर्जी से होगा, ठीक है।
60 गीगावाट का विंड एनर्जी होगा। 10 गीगावाट का जो टारगेट होगा वो बायोमास एनर्जी होगा। आप देखो बायोमास एनर्जी होगा, ठीक है, बायोमास एनर्जी होगा, ठीक है। और जो 5 गीगावाट का टारगेट होगा, वो 5 गीगावाट जो इंडिया होगा वो SHEP से करेगा, SHEP से करेगा। तो एक मिनट, हम एक्चुअल में क्या पढ़ रहे थे? हम एक्चुअल में पढ़ रहे थे सोलर एनर्जी का टारगेट। लेकिन मैंने आपको बोला कि सोलर एनर्जी का जो टारगेट है मित्र, उस सोलर एनर्जी का टारगेट अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर जाओ तो अब 2022 में जो टारगेट है जवाहरलाल नेहरू का, उसको बढ़ाकर 100 गीगावाट कर दिया गया। लगे हाथे आपको रिन्यूएबल एनर्जी भी मिल गया, लगे हाथों आपको पूरा रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में पता चल गया, इंडिया का क्या टारगेट है 2022। और देखो अभी मैं दिसंबर में आपकी, आज कौन सी 23 दिसंबर को आपकी क्लास ले रहा हूं। टुडे इज द 23 दिसंबर जब मैं आपकी क्लास ले रहा हूं। ओके, 23 दिसंबर को मैं आपकी क्लास ले रहा हूं एवरीबॉडी को। तो 23 दिसंबर मतलब अभी 21 चल रहा है, अगला साल 2022 चल रहा है। तो 2022 तक का टारगेट कितना था? 2022 तक का टारगेट था 100 गीगावाट सोलर एनर्जी से करना है, ओवरऑल 175 गीगावाट जो पूरा रिन्यूएबल एनर्जी से करना था उसका। तो यानी बाद में चलकर जवाहरलाल नेहरू सोलर एनर्जी मिशन का टारगेट सोलर एनर्जी के लिए MNRE के अंदर बढ़ा दिया गया। ये पॉइंट सबको क्लियर है ना? थंबनेल दे दो, ठीक है, ये पॉइंट सबको क्लियर है। हाँ तन्वी, मैं जानता हूं ये क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, बायोमास एनर्जी भी आप जानते हो, विंड एनर्जी भी आप जानते हो। आप में से एक क्वेश्चन बनता है, मैं खुद क्लास में भी पूछता हूं कि एक्चुअल में आप सोलर, विंड और बायोमास को समझते हो, SHEP का मतलब क्या होता है? मैं बताऊंगा बच्चों, मुझे पता है, मैं इसीलिए आया हूं, ठीक है। देखो मैं एक डिफरेंस बताता हूं, मैं एक टर्म लिखता हूं SHEP, समझो। आप 1 मिनट मुझे दे दो, आप मजाक नहीं कर रहा हूं, फिर कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे जो मैं बता रहा हूं। एक मैंने लिख दिया SHEP और दूसरा मैंने लिख दिया HEP, समझना। एक मैंने लिखा SHEP, SHEP का मतलब होता है स्मॉल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट और HEP का मतलब होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। टर्म्स तो समझ में आ रहे हैं ना? SHEP स्मॉल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट, HEP हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट। स्मॉल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्या होता है? वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जिसकी कैपेसिटी लेस देन 25 मेगावाट होती है पावर जनरेशन की, और वो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट जिसकी कैपेसिटी 25 मेगावाट या 25 मेगावाट से ज्यादा होती है, वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बोलते हैं। हो गया, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। यानी अगर जिस जगह पे छोटे लेवल पर पानी की मदद से, जल की मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कर सकते हैं, जिसकी कैपेसिटी 25 मेगावाट से कम है पावर जनरेशन की, वो सब पूरे भारत में स्मॉल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहलाते हैं। और जिसकी कैपेसिटी 25 मेगावाट और उसके ऊपर है, 25 मेगावाट से और उसके ऊपर भी, तब वो सारा का सारा एक नॉर्मल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। तो नॉर्मल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट जनरली कहने का मतलब होता है कि वो बड़ा वाला है। क्लियर? बहुत बढ़िया। लेकिन बच्चा एक बात और बताता हूं, बहुत ही प्यारा एग्जांपल, और नहीं भूलोगे आप, है ना? और नहीं भूलोगे, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने एक मूवी देखी है शाहरुख खान की, स्वदेश? देखिए, देखिए, तो शाहरुख खान की उस मूवी स्वदेश में क्या होता है कि शाहरुख खान उसमें वो इंजीनियर होता है, वो छोटे छोटे लेवल पर पहाड़ी एरिया में देते हैं पानी रोककर, और उस पानी को गिराकर टरबाइन चलाया जा सकता है। तो इंडिया में गांव-गांव के लेवल पर, पहाड़ों के क्षेत्रों पे ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वहां पर छोटे लेवल पर हम पावर प्लांट सेटअप करके वहां गांव सुदूर के लोगों को पावर की सप्लाई कर सकते हैं। तो वहां के लोग वहीं के सोर्सेज से वहीं पर पावर जनरेशन कर लेंगे, तो देश पर लोड नहीं पड़ेगा, ठीक है। वो उस मूवी में स्मॉल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट दिखाया गया। तो आप अगर मूवी नहीं देखें, कभी देखते हैं तो याद रखिएगा, ध्यान आ जाएगा आपको कि सर आपने कितनी बढ़िया से मुझे चीज समझा दी। वो मूवी तो मैंने देखी थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो एक SHEP है। अब बोलो, कभी भूलोगे? नहीं भूलोगे, बिल्कुल नहीं भूलोगे। जैसा बचपन है। ग्रेट, बहुत अच्छा बच्चा, बहुत अच्छा। रुको, अभी दिल्ली बहुत दूर है, थोड़ा और आगे बढ़े। तो ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव हो गया एक्चुअल में, ग्रेट, गवर्नमेंट इनिशिएटिव हो गया एक्चुअल में सोलर एनर्जी को लेकर। सनरे सिलिकॉन के ऊपर आने से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ, क्या टेम्परेचर के बजाय रिएक्शन हुआ? क्या टेम्परेचर के वजह से रिएक्शन हुआ? सिलिकॉन स्पेशली क्यों लेते हैं बच्चा? सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है, हर चीजों की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। आप सिर्फ ये जानो कि सिलिकॉन का ऐसा गुण होता है, इट्स अ क्वालिटी ऑफ इट। और जो फोटोवोल्टाइक प्लेट्स में सिर्फ सिलिकॉन नहीं थी, और भी चीजें होती हैं, जैसे ही सनलाइट आती है वहां से इलेक्ट्रॉन एमिशन शुरू कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो अब यहीं पर मैं आपको एक चीज और बताता हूँ about solar tariff, TARIFF, solar tariff, बिल्कुल about the solar tariff। ओके, सो अगली डिस्कशन हम करते हैं सोलर टैरिफ, ठीक है। और सोलर टैरिफ पर जाने के पहले हम लोग चलेंगे एक टॉपिक पर जिसको हम कहते हैं कोल टैरिफ, क्योंकि कोल टैरिफ से सोलर टैरिफ को समझना ज्यादा आसान है, ठीक है। मेरी आदत है थोड़ा स्लो चलेंगे, लेकिन इतनी अच्छी तरह से चलेंगे कि चीजें सॉलिड हो जाएंगी, दोबारा आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी आर्टिकल न्यूज़पेपर में आता है, ठीक है। अब ये कुछ करंट के साथ में जोड़ रहा हूँ, ठीक है, करंट के साथ जोड़ रहा हूँ। असल में सोलर टैरिफ और कोल टैरिफ है क्या, जरा समझना। अभी जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, इस क्लास में जो मैं काफी क्लास ले रहा हूँ, यहाँ पर ना ये जो लाइट जल रही है सब कोयले के सोर्स से जल रही है, और इस लाइट्स को जो मैं यूज कर रहा हूँ सिर्फ पर यूनिट कुछ बिल आता होगा। तो कोल बेस्ड पावर जनरेशन पर यूनिट रेट, फिर समझना, कोल बेस्ड पावर जनरेशन, जो कोल बेस्ड पावर जनरेशन, समझना दोस्त, कोल बेस्ड पावर जनरेशन जो हो रहा है, पावर जनरेशन वो पर यूनिट प्राइस है ना, या पर यूनिट रेट, इस पर यूनिट रेट को हम एक्चुअल में कोल टैरिफ कहते हैं।
तो कोल टैरिफ क्या है? कोल बेस्ड पावर जनरेशन पर यूनिट रेट जो है वो कोल टैरिफ हो सकता है। किसी के यहाँ पे 8 रुपए पर यूनिट चल रहा हो, किसी के यहाँ 10 रुपए चल रहा हो, कमर्शियल हो सकता है 15 से 20 रुपए पर यूनिट दे रहे हो। तो जो कोयले से पावर जनरेशन होता है उसका जो पर यूनिट प्राइस या रेट आता है वो उसको हम कोल टैरिफ बोलते हैं। एवरीबॉडी क्लियर? अगर मैं इसी को सोलर टैरिफ बोलूं तो सर एकदम समझ में आ गया, सोलर एनर्जी से जो पावर जनरेशन हो रहा है उसका पर यूनिट रेट जो होता है वो सोलर टैरिफ कहलाता है। हो गया आसान? हो गया आसान? हर कोई आंसर दे दो, हर कोई आंसर दे दो, फटाफट थंबनेल दे दो। सर समझ गए? यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम कहीं फोटोवोल्टाइक लगा के और उससे एनर्जी जनरेट करते हैं, उस एनर्जी जनरेट का जो पर यूनिट रेट होगा उसको सोलर टैरिफ बोला जाएगा। बिल्कुल सही, आप पूरी तरह से सही जा रहे हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये मैं पूछ रहा हूं कि व्हाई सोलर टैरिफ इज चीपर देन कोल टैरिफ। तो अब आप ये सोच रहे हो सर इसका मतलब ये कहना चाह रहे हो कि अगर सोलर एनर्जी का पर यूनिट प्राइस और कोल से जनरेट पर यूनिट प्राइस की बात करें तो सोलर वाला जो प्राइस है वो कोयले से सस्ता आता है। हाँ बिल्कुल सस्ता आता है। अब एक काम करो, आप गूगल करके देख लो, कोल का तो सबको पता है कि 7 रुपए 8 रुपए से कम नहीं होगा आपके घरों में। सोलर का देखो मैं आपको बताता हूँ, लगभग 2 रुपए पर यूनिट होगा, लगभग 2 रुपए पर यूनिट। एक आध बार तो 2 रुपए के नीचे तक चला जाए। अगर कोई मुझसे ये ऑप्शन दे कि सर अपने घर में सोलर वाला इलेक्ट्रिसिटी लगवाना पसंद करो, आपको 2 ऑप्शन दे और कोयला वाला, तो मैं कहूँगा भैया मुझे सोलर वाला चाहिए, मुझे सोलर वाला चाहिए। कितना रुपए दिखा रहा है आज कितना दिखा रहा है? वाई सोलर टैरिफ इज चीपर देन कोल टैरिफ? उसमें बहुत सारे लॉजिक है दोस्त, ये आपके पेपर के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। घबराओ नहीं, मैंने बोला ना आपके एग्जामिनर्स वगैरह जो है मेरे सीनियर प्रोफेसर्स वगैरह हैं, एनवायरमेंट और साइंस ये सब दोनों के। पहले तो मैं उनसे काफी मिलता जुलता रहता था, लेकिन दे नेवर डिस्क्लोज दैट दे आर डूइंग मेकिंग योर यूपीएससी पेपर्स एंड ऑल। तो सबका फायदा है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं, जो बुक्स लिखता हूँ, तो मैं उस जगह से आ जाता हूँ जहाँ पे है ना ये सारी चीजें चल रही होती है। ठीक है, इसलिए कहता हूँ कि सबको बुलाओ। तो मैं आपको पहले ही बोला कुछ स्टेट पीसेस के पेपर मैं खुद सेटल हूँ। ठीक है, इसलिए सबको बुलाओ, एवरीबॉडी शुड बी देयर। वो चीजें बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन इसलिए मैं डिस्क्लोज नहीं करता कहाँ कौन सा, बट ये चीजें आपको जाननी चाहिए। अब हम आंसर पे बात करें, क्वेश्चन तो एकदम क्लियर हो गया ना? ग्रेट, बहुत अच्छा। प्राइस भी करीब 2 रुपीज पर यूनिट के आसपास होगा, वो देख लेना। प्राइस कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, कैसे है उस पर बात करें। अब देखो सोलर टैरिफ कोल टैरिफ से सस्ता क्यों है, इस पे बात करते हैं। इस पे थोड़ी सी बात सुनो। असल में क्या होता है, पहले हम बात करते हैं नेशनल लेवल पे क्या होता है। मतलब हमारे राष्ट्र क्या करता है सोलर एनर्जी के लिए। हमारा देश भी क्या करता है, आपको डिफरेंट तरह का सपोर्ट देता है। क्या देता है? आपको सब्सिडी देता है। किस पर? इस तरह के रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइसेस पर। तो पहले आपको सब्सिडी मिल जाती है, यानी अगर आपको मान लो कुछ सेंट्रल स्टेट की सब्सिडी मिलाकर सपोज 30% या 20% की छूट मिल गई, तो 1 लाख रुपए की चीज आपको 70,000 में मिल गई। तो पहला नेशनल सपोर्ट होता है। दूसरा समझ, भारत में एक इरिडा कर है, इरिडा एक एजेंसी है, इरिडा ये भी आपको हेल्प करती है। पता है इरिडा क्या है? इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट है ना, डेवलपमेंट एजेंसी है ना, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ये भी काम करती है। ये क्या करती है? ये आपको सॉफ्ट टर्म लोन देती है, और हो सकता है कि 0% इंटरेस्ट पे दे दे 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, है ना। ये नॉन बैंकिंग कंपनी है, ठीक है। सॉफ्ट टर्म लोन आपको देती है, और दूसरी तरफ ये कोशिश करती है कि एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए। एफिशिएंसी मतलब जो भी रिन्यूएबल एनर्जी से पावर जनरेशन हो रहा है इंडिया में, उसकी क्षमता को और बढ़ाया जाए, एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए। ठीक है, तो पहला हो गया, एक नॉन बैंकिंग कंपनी है जो आपको सॉफ्ट टर्म लोन देती है, और प्लस साथ ही साथ आपको और क्या देती है, कोशिश करती है कि जो भी टेक्नोलॉजीज वगैरह भारत में यूज हो रहे हैं उसकी एफिशिएंसी को और बढ़ाकर पावर जनरेशन कैपेसिटी को और बढ़ाया जाए। ये इरिडा का दूसरा सपोर्ट हो गया इंडिया में। तो नेशनल लेवल पे सब्सिडी, नेशनल लेवल पे इरिडा, ये 2 चीजें आपको समझ में आई। यानी पहले ये बताओ, फिर मैं आपको एक चीज और जोड़ूंगा। भारत सरकार यहाँ पर, बहुत बेटा, काफी बच्चों ने लिखा, भारत सरकार यहाँ पर एक ऑप्शन आपको और देती है, नेट न्यूट्रलिटी की, नेट मीटरिंग की। न्यूट्रलिटी तो कंसेप्ट आईसीटी में आपको पढ़ाऊंगा। नेट मीटरिंग की क्या देता है आपको? एक इरिडा का ऑप्शन देता है, एक नेट मीटरिंग का ऑप्शन देता है। इरिडा आपके पेपर में देखना 2011 के आसपास पीटी में आ चुका है। एक और क्वेश्चन बना, नेट मीटरिंग आपके पेपर में 2016 के प्रीलिम्स में आ चुका है, और फिर भी आप इस क्वेश्चन को नहीं देखे। मुझे यही आप लोगों का शर्म आती है। ठीक है, कि आप लोग लिटरली यूपीएससी डिजर्विंग हो या नहीं हो। ये 2011 के पीटी में आ चुका है इरिडा, ये 2016 के पीटी, लेकिन किसी को देखो अपने नाम तक नहीं पता होगा। नहीं, नेट मीटिंग 2018 में रिपीट नहीं हुआ प्रियंका, बिल्कुल रिपीट नहीं हुआ। मुझे कोई झूठ नहीं बोल सकता उससे तो आप कंफ्यूज हो। ठीक है, मैं बहुत एक्सरसाइज करके आपके पास बैठता हूँ। ठीक है, मैं आपसे ज्यादा पढ़ता हूँ। मैं आपको ईयर के साथ भी क्वेश्चन पेपर बता देता हूँ। साइंस एनवायरमेंट ऐसे 2 सब्जेक्ट। चलिए
आप मुझे कोई क्वेश्चन नहीं बता सकते क्वेश्चन कब आया है नहीं आया, तो प्रियंका आप कंफ्यूज हो, वो 2016 में आया। अब मैं थोड़ा बात करूं, मैं किसी को गलत ठहराने नहीं आया, सिर्फ मैं ये बताने मैं बहुत एक्सरसाइज करके आया हूँ, ठीक है। सो और इतना ही नहीं, आई ऑल्सो वॉज ऑल द स्टेट पीसीएस क्वेश्चन पेपर, है ना, क्योंकि अब भाई देखना पड़ता है ना हम एग्जाम को क्या चल रहा है अगल बगल और लोग क्या कर रहे हैं। ओके सो और सबसे अच्छा क्वेश्चन पेपर आपको बताऊं तो स्टैंडर्ड यूपीएससी का है, लेटर यूपी पीसीएस का है, उसका स्टैंडर्ड काफी अच्छा है। तो सेकंड बाकी उसके बाद और स्टेट्स के आते हैं पेपर का स्टैंडर्ड की बात करूं। अच्छा नेट मैचिंग क्या होता है, नेट मैचिंग तो नेट तो इरडा का सपोर्ट मिल गया, सब्सिडी जो सरकार देती है, दूसरा एक एजेंसी स्पेशली सेटअप है जो इरडा है वो आपको सपोर्ट देती है, दूसरा तीसरा नेट मीटरिंग क्या होता है। नेट मीटरिंग में क्या होता है कि यहाँ पर सरकार कहती है कि भाई तुम जो प्राइवेट कंपनी हो, सुनो, जो प्राइवेट कंपनी हो तुम लोग चाहो तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पर जाकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कर पैसा कमा सकते हो। बहुत ही सिंपल तरीके के लैंग्वेज बोल रहे हो, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट कर पैसा कमा सकते हो और हम तुमको छूट भी देते हैं। क्या देते हैं, कोई भी हेल्प चाहिए हमसे तुम 30% पैसा ले लो, कोई इन्वेस्टमेंट चाहिए हमसे तुम पैसा ले लो, 0% इन्वेस्टमेंट 0% इंटरेस्ट पे ले लो। जब जैसे मैं इसको और बढ़िया समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मान लो मैं बहुत अमीर आदमी, ठीक है, आई एम वेरी रिच मैन और मेरे पास मैं एक इंडस्ट्री लगाना चाहता हूँ, आई एम अ वेरी रिच मैन और मैं इंडस्ट्री लगाना चाहता हूँ, समझना, ठीक है। जब मैं बहुत रिच मैन हूँ, मैं एक इंडस्ट्री लगाना चाह रहा हूँ, तो भारत सरकार मुझे एक ऑप्शन देती है नेट मीटरिंग का। नेट मीटरिंग का मतलब होता है कि मैं चाहूँ तो सोलर एनर्जी पैनल को लगाऊं अपने यहाँ और उस सोलर पैनल की मदद से अपने यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करूं और अपनी इंडस्ट्री के लिए जो हमको पावर चाहिए उसको चलाने के लिए वो अपने ही सोलर पैनल लगाकर मैं अपनी इंडस्ट्री का पावर का उपयोग कर लूं। तो कहीं ना कहीं अब मैं सरकार से इलेक्ट्रिसिटी नहीं खरीद रहा हूं, कहीं ना कहीं अब मैं सरकार से इलेक्ट्रिसिटी नहीं खरीद रहा हूं। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, ठीक है, दूसरी तरफ क्या हो रहा है समझना, समझने की कोशिश करना, ठीक है, दूसरी तरफ समझने की कोशिश करना। और मेरे पास सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, मतलब इतना नहीं कि हमारी जरूरत तो पूरी हो ही गई है, सरकार से इलेक्ट्रिसिटी नहीं खरीद रहा हूं, और दूसरी तरफ हमारे पास इतनी ज्यादा एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी हो गई, मान लो हमारे बगल कोई अपार्टमेंट है, 300 उसमें फ्लैट्स है, उन 300 फ्लैट को भी सरकार इलेक्ट्रिसिटी देती है, तो मैंने क्या किया, मैं इलेक्ट्रिसिटी बेचूंगा, ठीक, क्योंकि मेरे पास तो सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी है ना, मेरे पास तो सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी है, तो मैं उसका पैसा कमाऊंगा। और सरकार कह रही है रवि तुम ना एक काम करो, जो तुम काम करो तुमसे हम कुछ पैसा भी नहीं लेंगे, कमाओ, तुम कमाओ। और इससे फायदा तो सरकार को ही हुआ। क्या सरकार क्या कर रही है, सरकार कोशिश कर रही है कि जन जन तक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने की कोशिश करे। तो जन जन तक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में सरकार अपनी जरूरतों को आप तो पूरा नहीं कर पा रही है, तो एक अच्छा आपके पास ऑप्शन दे रही है, ठीक है, तो ठीक है, मैं भी खुश, सरकार खुश, आप सब खुश, पूरा भारत खुश। तो एक खुश 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 कितने खुश हो गए आपको समझ में आ गया, हाउ ब्यूटीफुल इट इज, एवरीबॉडी क्लियर, हाउ ब्यूटीफुल इट इज। तो यहां पर मेरा कहने का मतलब है कि अब इस तरह के ऑप्शंस भी कहीं ना कहीं लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, प्रेडिक्ट कर कि भैया ऐसा है कि वी पीपल हैव अनदर ऑप्शंस, व्हाई नॉट वी आर गोइंग टू सेट अप। लेकिन याद रखना ये सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ा होगा, या तो आप सोलर पर जाओ या तो आप विंड पर जाओ, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप झबुआ से जाइए कोयला खरीद के लाइए अपने घर में कोयला जलाइए बिजली बनाइए, वो वाला नहीं, वो वाला नहीं, तो पॉल्यूशन है, नुकसान है, ये वाला रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ा हुआ है ना। अब मुझे बताओ हर बंदा क्लियर हो गया, नेशनल लेवल पे क्या सपोर्ट चल रहा है। अब बताओ ये सब चीजें इतनी सारी मदद अगर होगी तो सोलर एनर्जी से ऑलरेडी जो पावर जनरेशन होगा सस्ता हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 34 लोगों ने थंबनेल दिया, ठीक है, बिल्कुल सस्ता होगा कि नहीं होगा। एक सपोर्ट ये मिलेगा, तो एक सपोर्ट ये तो नेशनल लेवल पे हुआ। अब मैं आपको समझाता हूं इंटरनेशनल लेवल पे क्या होगा, ठीक है। 92 बच्चों ने दिया, बहुत अच्छा। अब सुनो, अब हम आते हैं इंटरनेशनल लेवल। अभी एक आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है, वाई सोलर टैरिफ इज चीपर देन द कोल टैरिफ। इसमें एक लॉजिक और है जिस पे पूरी बहस कर दी है। हाँ आदित्य यू आर राइट, हम लोग आईएसए पे भी जाएंगे, बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत बढ़िया, है ना, बहुत अच्छा। अब हम बात करेंगे दूसरा इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, दूसरा हम बात करेंगे डोमेस्टिक लेवल पे देखा, अब हम देखेंगे इंटरनेशनल लेवल पे क्या चल रहा है। तो फर्स्ट वी हैव सीन इन द केस ऑफ डोमेस्टिक लेवल, नेशनल लेवल या डोमेस्टिक लेवल पे क्या चल रहा है, ठीक है, नेशनल लेवल या डोमेस्टिक लेवल पे क्या चल रहा है। और दूसरा हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल वैश्विक स्तर पे क्या चल रहा है। अब देखिए इंटरनेशनल लेवल पे एक प्रेशर है, समझना भी प्रेशर है। इस प्रेशर की कहानी जरा समझिएगा। असल में पूरी दुनिया कोल को यूज करती है, पूरी दुनिया कोल को यूज करती है, और जब पूरी दुनिया कोल को यूज कर रही है तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है भैया, कोल यूज करने से पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन होता है। आजकल देखो ना, जीरो एमिशन, कार्बन न्यूट्रल, कार्बन स्पेस, कार्बन टैक्स, कार्बन क्रेडिट, है ना। अभी बहुत ही जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ चाइना की जो नई कार्बन पॉलिसी आई है, उसमें मैं कार्बन क्रेडिट और कार्बन टैक्स को समझाने की कोशिश करूंगा। उस वीडियो को सुनना करंट अफेयर्स में, बस 1-2 दिन के अंदर मैं अपलोड करने वाला हूँ। उसकी पीपीटीज वीडियोस में बना ही रहा हूँ, आज या कल में मैं डाल दूंगा। ओके, कार्बन न्यूट्रलिटी पे भी बात करेंगे, जस्ट अ मिनट। कोयला, तो ये बताओ कि पूरी दुनिया में ग्रीन हाउस गैस एमिशन लगातार बढ़ रहा है, पोल्यूशन लेवल बढ़ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एनवायरमेंट को नुकसान हो रहा है ना, तो एक प्रेशर जनरेट हो रहा है, प्रेशर जनरेट हो रहा है। अब यहीं पर बता रहा हूँ इंटरनेशनल लेवल पर भी इन सब चीजों को समाप्त करने के लिए सोलर एनर्जी की तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की बात हो रही है, ठीक है। अब आपको बताऊं एक कहानी, इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस आया। क्या आया, एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया गया, एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया गया। क्या बनाया गया, एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया गया। हिंदी में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन कहते हैं, बट इंग्लिश ही रहने देते हैं, टर्म्स डिफाइंड है ना। इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया, एकदम सही शुभम आप बोल रहे हो। इसका हेडक्वार्टर जो है वो गुरुग्राम में बनाने की बात हुई है, एग्रीड, है ना। हेडक्वार्टर जो है इसका गुरुग्राम में बनाया जाएगा। गुरुग्राम, गुरुग्राम मतलब वही जो पहले गुड़गांव हुआ करता था हरियाणा का,
एनसीआर एरिया से। और इंटरनेशनल सोलर लाइन जो इंटरनेशनल लेवल पर है, इसका जानते हो फायदा क्या है? यहाँ पर जो डेवलप्ड कंट्रीज है, ध्यान देना, यहाँ पर जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो डेवलप्ड कंट्री डेवलपिंग कंट्री को हेल्प करेंगे। ध्यान देना, डेवलप्ड कंट्री जो होंगे वो किसको हेल्प करेंगे? डेवलपिंग कंट्री को हेल्प करेंगे इस अलायंस के थ्रू। क्या हेल्प करेंगे? कि दुनिया में सोलर एनर्जी को बूस्ट अप करने की कोशिश की जाए। देखो इंटरनेशनल सोलर लाइंस को मैं आपको यहाँ एक चीज बोलता हूँ, इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ना है, इतना ही नहीं लिमिट है, इतना ही नहीं लिमिट है। ये 2016 का क्वेश्चन पेपर भी रहा है और आने वाले सालों में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे फिर रहेगा, ठीक है? पर इसको मैं आपको पढ़ाऊंगा एनवायरमेंट में। जब मैं आपको यूएनएफसीसीसी पढ़ा रहा हूँ, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज, वहां पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यूएनएफसीसीसी की जो 21वीं मीटिंग है COP21 जो पेरिस में होती है, वहां पर जाकर इंटरनेशनल सोलर लाइंस को डिस्कशन के लिए खोला जाता है। और आपको एक चीज और बताऊंगा कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का नाम और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का ज्ञान उन्होंने ही दिया इंटरनेशनल सोलर अलायंस का नाम और ज्ञान। मतलब मोदी जी को आप ऐसे मत समझो, ठीक है? बंदे में दम है, ठीक है, चलेगा। गलतियां भी हैं, अभी बताता हूँ, ठीक है, वो भी बताऊंगा। हाँ, वन नेशन वन ग्रिड, बहुत बढ़िया। मतलब यार तुम लोग इतने अच्छे बच्चे, इतना जानते भी हो, तो फिर क्यों नहीं सेलेक्ट होते हो? क्यों नहीं सेलेक्ट होते हो? वन नेशन वन ग्रिड टाइप की बातें कर रहे हो, या तो तुमने बुक पढ़ लिया? अच्छा, आप सुनो, असल में होता क्या है इंटरनेशनल सोलर लाइंस में? यहाँ पर डेवलप्ड कंट्री डेवलपिंग कंट्री की हेल्प करेंगे। किस तरह की हेल्प करेंगे? दो तरह की हेल्प करेंगे। पहला दो तरह की हेल्प करेंगे। पहला जो हेल्प होगा वो होगा मॉनेटरी हेल्प। पहला जो होगा वो मॉनेटरी हेल्प होगा, पैसा वैसा दिया जाएगा। और दूसरा जो होगा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा। दो चीजें देखना, एक मॉनेटरी हेल्प होगा और दूसरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा। तो मेरा कहने का मतलब है इंटरनेशनल लेवल पर भी कुछ ऐसी बॉडी बनी है, those will try to promote, not only support, even promote also the growth of solar energy in the world। ठीक है, ग्रोथ ऑफ सोलर एनर्जी सेक्टर इन द वर्ल्ड। अब मुझे एक बात बताओ, एक क्वेश्चन है और मैं यहाँ पे एक पोल करता हूँ, अब मेरे पोल में ये क्वेश्चन है कि दुनिया में ऐसे कौन से कंट्रीज हैं, ठीक है? 1 मिनट का पोल है, ठीक है? मैं आपसे एक क्वेश्चन देता हूँ और क्वेश्चन में ये है कि डेवलप्ड कंट्री और दूसरा है डेवलपिंग। आज मैं एक नई चीज सीखा हूं ना, ओके? तो पोल करना है ना, तो मैं देखता हूं डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्री। हमारे पास दो ऑप्शन है, जहां दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन कौन कर रहा है, डेवलप्ड कंट्री या डेवलपिंग कंट्री? अगर आपका आंसर डेवलप कंट्री है तो ए पोल कीजिएगा, डेवलपिंग कंट्री है तो बी पोल कीजिएगा। मैं देखता हूँ, है ना, कुछ नई चीज आई है यार, अनअकैडमी बड़ी मजेदार है ना। सही, तो यहाँ पर आई एम वेरी थैंक्स टू अनअकैडमी, इतने मिजाज इन्होंने दिए, ठीक है? अच्छा, तो शुरू करें, ठीक है, शुरू करें, चलो। तो ये रहा पोल और देखें कितने बच्चों का क्या आंसर है। स्टार्ट। शुरू हो गया कि नहीं भाई? पोल लगता है लंबा पोल हो गया। ओह, पोल से पहले आपने जवाब दे दिया। ओह, तो मैक्सिमम लोगों का कहना है दुनिया में सबसे ज्यादा जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन वो कर रहे हैं वो डेवलप कंट्री कर रहे हैं। 70% लोगों का कहना है और 30% बच्चों का कहना है कि सर डेवलपिंग कंट्री जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन नहीं कर रहे, दुनिया सबसे ज्यादा वो डेवलप कर रहे हैं। तो आपका आंसर है मैक्सिमम जनता का रॉन्ग। रॉन्ग, मैक्सिमम जनता यहाँ पर रॉन्ग है। मजा आ रहा है ना पढ़ने में? मुझे भी बहुत मजा आ रहा है आप लोगों को पढ़ाने में, फेस टू फेस से ज्यादा मजा यहाँ आ रहा है। अच्छा, तो मजा आएगा। वाह, मेरा सही हो गया, मतलब तुम तुक्के लगा रखे थे कि मेरा सही हो गया। चलो भैया जो भी है, अच्छा चलो पोल खत्म। अब देखो मैं बताता हूँ। सो सीधा ध्यान रखना, दुनिया में सबसे ज्यादा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग डेवलपिंग कंट्री करते हैं, डेवलप नहीं करते, डेवलपिंग करते हैं। पर प्रॉब्लम क्या है? डेवलपिंग कंट्री में भूखमरी है, डेवलपिंग कंट्री में प्रॉब्लम है, पॉवर्टी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बेसिक प्रॉब्लम्स है। आप उन पर प्रेशर नहीं डाल सकते। और डेवलप कंट्री के पास क्या है? वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन डेवलपिंग से कंप्लीटली कम कर रहा है, लेकिन उनके पास पैसा है, उन पर प्रेशर डाला जा सकता है। ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी जो आप एक बार इन्वायरमेंट ही पढ़ना, साइंस में आपको मजा आ रहा है, इन्वायरमेंट में तो गले लगा लोगे तुम लोग। अगर लिटरली आप में पढ़ना चाहते हो तो, है ना, टाइम पास वाले नहीं, जो लिटरली सीखना चाहते हो, गले लगा लोगे तुम, ठीक है? ठीक है सर, मजा आ गया, ठीक है? और इंटरेस्ट तो मैं जनरेट, मैंने पहले दिन क्या बोला था, टीचर का काम क्या होता है? आया गया, पढ़ाया, पैसा लिया, निकल गया। नहीं 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 नहीं, एक पार्ट मिसिंग हो जाता है, इंटरेस्ट। अब मुझे आपने बोला कि सर आप रुक जाओ 1-2 महीने में यहाँ कम से कम 2 लाख बच्चे होंगे, आपने पहले दिन मुझे बोला था, तो मैं आप पे भरोसा करके 2 महीने अकेडमी पे रुक जाता हूँ। 2 महीने के बाद या तो मैं रहूंगा या तो मैं छोड़ दूंगा। अगर ये बच्चे नहीं हुए तो मैं आपको पहले ही बोला लेकिन छोड़ दूंगा, अगर मेरे पास 2 महीने में 2 लाख बच्चे नहीं होते हैं तो, ठीक है? चलिए, ठीक है, देख लेते हैं जो सोच के अकेडमी हो रहा है कि बस मेरे लिए भी पैसा कमाने का सोच बन जाएगा, ठीक है? बच्चों से जुड़ पाऊंगा कि नहीं, सोच के अकेडमी बनाऊंगा, मैं बच्चों से जुड़ जाऊंगा। चलो, कुछ बच्चों ने विशेष दिए हैं, सर हो जाएगा। अच्छा चलो, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि मॉनेटरी बेनिफिट का मतलब होता है कि डेवलप कंट्री एक फंड जनरेट करेगी और वो डेवलपिंग कंट्री को पैसा देगी, ठीक है? और डेवलपिंग कंट्री उसके बेसिस पर इन्वेस्टमेंट करेगा और अपने कंट्री में सोलर एनर्जी वगैरह को बूस्ट अप करने की कोशिश करेगा। पहला हो गया। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मतलब होता है कि अच्छा बात बताओ किस कंट्री में R&D ज्यादा है, डेवलप में या डेवलपिंग में? या तो सब बता दोगे जो विकसित कंट्री है, डेवलप कंट्री है, उनके यहाँ खोज और विकास कार्य ज्यादा होते हैं, उनके यहाँ रिसर्च और डेवलपमेंट ज्यादा होते हैं।
हमेशा आपको सुनने में आएगा। तो यहाँ पे एक चीज और बोला गया कि भैया तुम लोग जो डेवलप कंट्री हो ना, मॉनिटरी बेनिफिट तो डेवलपिंग को दे ही रहे हो, साथ ही साथ तुम लोग ना नई नई जो टेक्नोलॉजी बना रहे हो उनको बनाओ और उनको भी सस्ते रेट पर या फ्री रेट में डेवलपिंग कंट्री को दो। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट पूरी दुनिया का एक है, इन्वायरमेंट इज वन फॉर एवरीवन। अगर सब लोग मिलकर काम नहीं करोगे तो इन्वायरमेंट को हम लोग बचा नहीं पाएंगे, ठीक है, हम लोग उसको बचा नहीं पाएंगे। इसलिए सबको मिलकर साथ काम करना होगा और इसी कंसेप्ट को मैं तुम लोग को समझा रहा हूं कि यहाँ पर नई नई टेक्नोलॉजी से जो डेवलप कंट्री बनाते हैं उस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलपिंग कंट्री को देते हैं। उसमें से एक बच्चा आ गया क्या? मैं आपको दिख रहा हूँ, नॉट क्लियर सर। लाइट चली गई, लाइट चली गया, ठीक है कोई बात नहीं, 5-10 मिनट एक्सटेंड करो। नहीं नहीं नहीं, इस पर करने के बाद कोई भी नहीं जाएगा, ठीक है। हाँ, लाइट चली गई थी, मैंने आपको बोला था, ठीक है। तो कभी भी होगी, ओके, ऐसी दिक्कत कहीं भी कभी भी होगी तो आप घबराना नहीं, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगा फिर से जुड़ने के लिए। अभी थोड़ी देर के लिए नेटवर्क स्लो होगा, डोंट वरी, थोड़ी नेटवर्क स्लो होगा, ठीक है। अभी ऑन है, जस्ट डोंट वरी, 10 मिनट में आप घबराओ, जस्ट 10 मिनट में अभी मुझे थोड़ा सा टाइम दो, ठीक है। आ रहा है, लाइट चली गई, मोबाइल लाइट, ओके फाइन, आ रहा है, वाईफाई है। मैं थोड़ा शुरू करूँ, बिल्कुल बता नहीं कर पाओगे क्योंकि मैं सीक्वेंस को तोड़ना नहीं जा रहा, इसी से मैं पूरी करना चाह रहा हूँ ना। फटाफट हम दे दो, ठीक है, मैच करेंगे 5-10 मिनट की बस और है। सोचना जी कल विल गो टू वेडिंग नाइट, कल भी बहुत मजेदार है, आप जो सुनिए रिस्पांस नहीं आ रहा, अच्छा आ रहा है, ठीक है, अभी वो सॉल्व हो जाएगा, डोंट वरी, अभी वो सॉल्व हो जाएगा, 5 मिनट में दे दो, बस क्लियर, ओके। बताओ, अभी तक जो पढ़ाया था वो टीचर समझ आ गई थी ना? अभी तक मैं आप लोग को एक चीज यहाँ पे मैं आपसे सिर्फ 5 to 10 मिनट्स लूंगा, ठीक है। मुझे उसके बाद एनर्जी बहुत भाई सुन रहे आप दीजिए ना, क्योंकि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क पड़ता है, क्योंकि 99 तक पहुंच गया, प्लस बताना अगर छूट गया तो फिर से आना पड़ेगा, 100 बताने के लिए एक बताना भी, और क्योंकि आप 99 तक पहुंच गए, ये तो बड़ी बात हो जाएगी। चक्रव्यूह वाली बात, इससे मैं जाऊंगा नहीं, उसको खत्म करने के बाद ही जाऊंगा। आप समझ रहे हैं, चक्रव्यूह हो गई, एक चीज अगर छूट गई तो लगे। अब आवाज दिक्कत नहीं हो रही थी, आई एम वेरी श्योर, फाइन नाउ, ओके। मुझे जस्ट 5 मिनट दे दो, 5 मिनट दे दो, पार्ट को खत्म करने का, ओके ग्रेट, जस्ट 5 मिनट। लाइट वाज गॉन देयर, मैं अपने मोबाइल फोन को एक्सेस कर रहा था, बट लाइट आ गई है, तो अब आप सुनो। हम ये बात कर रहे थे कि इन्वायरमेंट में ये R&D की बात कर रहे थे, ठीक है। 10 मिनट, ओनली 10 मिनट एक्सटेंड करूंगा, मैं कर देता हूँ 10 मिनट में कर देता हूँ, एक्सटेंड बाई 10 मिनट्स, ओके, एक्सटेंड क्लासेस। देखो मैं ये कह रहा था कि एक्चुअल में, ठीक है,
कहाँ था मैं, हाँ, कि एक मॉनेटरी बेनिफिट जो है डेवलप कंट्रीज दे रही है, ठीक है, क्योंकि वो पैसे वाले हैं, और पोल्यूशन जबकि डेवलपिंग कंट्री ज्यादा कर रहे हैं। ओके, लेकिन डेवलपिंग कंट्री को प्रेशर नहीं किया जा सकता है, कहानी आप समझ रहे चुके थे क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि यू पीपल नो वेरी वेल, फाइनेंशियल लोग अच्छे नहीं है। डेवलप कंट्रीज जो है पॉवर्टी वर्टी है, उनकी इंडस्ट्री खर्चे बंद करोगे। अब क्या हो गया भाई? ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि एक तो मॉनेटरी बेनिफिट के साथ अब क्या होता है कि डेवलप कंट्री जो होंगे उनकी यहाँ R&D अच्छी होती, वो लोग डेवलपिंग कंट्री को बहुत सारी टेक्नोलॉजी देंगे। ठीक है, अब वो टेक्नोलॉजी से मैं कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार आपके पेपर में पूछा था सिलिकॉन वेफर के बारे में। सिलिकॉन वेफर के बारे में, एक्चुअल में सिलिकॉन वेफर क्या है? एक एडवांस फोटोवोल्टाइक है। जो आपने फोटोवोल्टाइक सोलर पैनल देखा था ना, सिलिकॉन वेफर बहुत ही वेरी एडवांस, ये बहुत ही एडवांस पीवी है, फोटोवोल्टाइक है। इस तरह के सिलिकॉन वेफर अमेरिका और अदर कंट्रीज जो है वो इनको बना रहे हैं, और इस तरह के सिलिकॉन वेफर को इंडिया जैसी कंट्री को दिया जाता है, ताकि इंडिया, तुम जो अपने पुराने ट्रेडिशनल फोटोवोल्टाइक्स लगा रहे हो उसकी जगह ये अच्छे वाले लगाओ। क्योंकि पुराने वाले जो तुम लगा रहे हो उससे क्या हो रहा है, वही पावर जनरेशन फोटोवोल्टाइक 8-10 घंटे में जाके बैटरी को फुल कर रहा है। अगर तुम इस तरह के एडवांस लगाओगे, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हो या तुम लोग जिनको जिस टेक्नोलॉजी को मैंने R&D करके बनाया है लगाओगे, तो वही पावर जनरेशन बहुत जल्दी हो जाएगा। पता चलेगा बहुत पावरफुल बैटरी दिन भर में सिलिकॉन वेफर से चार्ज करने लगोगे तो काफी पावरफुल, यानी इस तरह की टेक्नोलॉजीज। इवन जब यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था 2018 में, तो उन्होंने 2018 के पीटी में सिलिकॉन वेफर पे क्वेश्चन पूछा हुआ, देख लेना। वहां उन्होंने पूछा कि इंडिया इज द थर्ड रैंक में आता है जो पूरी दुनिया में सिलिकॉन वेफर बनाता है, फोटोवोल्टाइक्स एडवांस वाला। तो इंडिया नहीं आता, इंडिया टॉप 10 में भी नहीं आता। इंडिया जैसी कंट्री को तो डेवलप कंट्री बनाकर देते हैं, इंडिया इसको यूज करो। लॉजिक समझ में आ गया ना? फाइन, तो मेरा कहने का मतलब है जो इंटरनेशनल लेवल पे सपोर्ट है आईएसए की आने से इंडिया टाइप की कंट्री को भी काफी सपोर्ट हुआ है। तो अगर मैं बोलूं कि ये बताओ कि ये जो 175 गीगावाट का जो मैं टारगेट बोल रहा था, ये वाला 100 गीगावाट बाय 2022 है ना, ये सब टारगेट कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पे सपोर्ट से भी पूरा होने वाला है। नहीं तो आप बोलोगे सर ऐसा क्या हो गया सडनली कि 20,000 मेगावाट, यहाँ पर हम 100 गीगावाट पहुंचाने जा रहे हैं। 20 मेगावाट इज इक्वल टू 20 गीगावाट, यानी 20 गीगावाट सडनली 100 गीगावाट कैसे पहुंचने जा रहा है? यहाँ पर कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पे हेल्प भी हो रहा है, जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है। अब मैं पीछे की चीज आगे से जोड़ रहा हूं, अब आपको पूरा कंक्लूजन बता रहा हूं। इस पूरी डिस्कशन का कंक्लूजन क्या है? नॉट क्लियर? इस पूरी डिस्कशन का कंक्लूजन क्या है? अब सुनो, यहाँ पे कुछ चीजें और समझना। ओके, इस पूरे डिस्कशन का कंक्लूजन क्या है जरा समझना, ठीक है? अब सुनो, तो इंडिया इज एमंग टॉप 10 सिलिकॉन वेफर डेवलपिंग कंट्री में भी नहीं आता है। ठीक है, अब इन सब बेसिस पर हम कह सकते हैं कि इंडिया में जो सोलर टैरिफ है वो काफी बेटर हो गया, काफी चीप हो गया है, इंटरनेशनल सपोर्ट की वजह से, नेशनल डोमेस्टिक लेवल की सपोर्ट से। अब आपसे कभी कोई क्वेश्चन सोलर टैरिफ वगैरह पे पूछता है तो यहाँ पर क्वालिटी आंसर टू सेटिस्फाई। ओके, और लास्ट में एक बात और बताऊं, आपको पता है इंडिया में सोलर टैरिफ कौन डिसाइड करता है? आपके पेपर में जब एक क्वेश्चन आया था तो पूछा गया था इंडिया में जो सोलर टैरिफ है वो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया डिसाइड करता है। एकदम नहीं, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसको डिसाइड नहीं करता है। 2018 के जब पीटी में क्वेश्चन था, इसको असल में एमएनआरई डिसाइड करता है कि किसकी प्राइस रेट क्या होगा। और व्हाट इज द एमएनआरई? बहुत अच्छा तनुषी, है ना, व्हाट इज द एमएनआरई? मैंने आपको पहले ही बता दिया, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये इस टारगेट को डिसाइड करता है। तो एक्चुअल में जो इंडिया में सोलर टैरिफ जो होता है, यूपीएससी ने तो एससीसीआई का नाम पूछा था, बोला था, है ना? तो लेकिन मैं बोल रहा हूं कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एससीसीआई नहीं, जबकि इंडिया में सोलर टैरिफ को डिसाइड एमएनआरई करता है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी करता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। ओके एवरीवन, और एक चीज और मैं बता दूं, एक लास्ट, है ना, जाते जाते एक चीज और बता दूं, ये जो मैंने आपको एक ऑर्डर बताया था ना, ये जो मैंने एक रैंकिंग आपको बताई थी, ये वाला देखो, ये जो रैंकिंग बताई थी ना, ये 2022 तक 175 गीगावाट बनाने का, इसमें चेंजेस आ गए हैं। क्योंकि 2022 तो हम आ गए, अब जो नया टारगेट आ रहा है वो बाई 2030 500 गीगावाट पावर जनरेशन का टारगेट आया है। तो अब जो नया टारगेट है वो 2030 में 500 गीगावाट पावर जनरेशन रिन्यूएबल एनर्जी से किया जाएगा। भारत का एक नया करेक्शन, और ये अभी नया लास्ट अपडेट आया है। अभी मैं इकोनॉमिक सर्वे का वेट कर रहा हूं। इकोनॉमिक सर्वे जब फरवरी मार्च में आ जाएगी, फरवरी मार्च 2022 में, तब मैं बताऊंगा कि ये 500 गीगावाट में कितना सोलर होगा, कितना विंड होगा, कितना बायोमास होगा, कितना क्या होगा। अभी ये डिटेल नहीं आया है, लेकिन अभी एक डिटेल है जो गवर्नमेंट की साइड से पब्लिश हो चुका है। पहले जानते हो 2030 तक 450 गीगावाट की बात थी, 450 गीगावाट बात करेंगे, लेकिन अभी रिसेंटली एक महीने पहले जो लास्ट करंट अपडेट है वो यही है, मोदी जी ने बोला कि 450
बोला कि 450 नहीं 500 गीगावाट करेंगे। तो अब 2022 का भारत तो हो ही गया, 2022 अगला साल आ ही गया, अभी दिसंबर चल ही रहा है, तो उसको और एक्सटेंड करके अब आप लोग बताओ 2030 में हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी से क्या टारगेट बना रहे हैं भारत में पावर जनरेशन का, जल्दी बताइए, फटाफट बताइए। करंट स्टेटस विवेक उस है ना, करंट स्टेटस के लिए अभी मैं कह रहा हूं वेट करो, ठीक है, वेट करो दोस्त। आप 22 के लिए जा रहे हो, मैंने अभी क्या बोला, मैंने अभी बोला आप लोग 2022 के लिए जा रहे हो। 2022 के लिए जब आप जा रहे हो तो वेट करो, जो फरवरी मार्च 2022 में अपडेट आएगा उसको आप जून 2022 में लिखना। कहां है हम पूरा ना बताने तुम्हारा फालतू टाइम बर्बाद करें। यहाँ पर जो आएगा दोस्त है ना, यहाँ पर दोस्त ये फरवरी मार्च की इकोनॉमिक सर्वे को हम अपडेट करके फिर उसको जून में एग्जाम देंगे। करंट स्टेटस क्या चल रहा है वो आ जाएगा, और ये भी आ जाएगा 2030 में क्या है। मैं पुराना डेटा क्यों दूं? हाँ बिल्कुल, आईएएस देवासी जो भी है आप, है ना, ठीक है, ये उसमें आ जाएगा। तो यहां पर मैं कह रहा हूं एक चीज लिख लो, यहां पर एक चीज लिख लो, है ना, करंट अपडेट्स इन फरवरी मार्च इकोनॉमिक सर्वे से करना है, लिख लो। अभी देखते हैं क्या आता है, और आप पूरी तरह से समझ चुके हो क्या अपडेट करना है। लिख लो, एक नोट लिखो, करंट अपडेट्स, एक नोट लिखो यहाँ पे, करंट अपडेट्स फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे, देखो करंट अपडेट फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे इन फरवरी मार्च 2022। क्या करंट अपडेट्स करना है? पहला व्हाट अबाउट द करंट स्टेटस, व्हाट अबाउट द करंट स्टेटस। करंट स्टेटस में लिखा होगा आज सोलर एनर्जी कितनी है, विंड एनर्जी कितनी है, करंट स्टेटस। और दूसरा लिखो 2030 का 500 गीगावाट में क्या कंट्रीब्यूशन होगा, बाय 2030 500 गीगावाट इन वेरियस कंट्रीब्यूशन। दूसरा बाय 2030 500 गीगावाट इन वेरियस कंट्रीब्यूशन, यानी 500 गीगावाट को हम किस किस में कितना कितना तोड़ रहे हैं, ठीक है, किस किस में कितना कितना तोड़ रहे हैं। ओके एवरीवन, तो आज के लिए इतना है। सिलिकॉन वेफर मैंने बोला बच्चा, ये एक ऐसा फोटोवोल्टाइक है जो सिलिकॉन वगैरह वेफर में, वेफर बिस्किट खाया, वेफर बिस्किट में क्या होता है, लेयर होता है, अंदर उसके वनीला होता है या स्ट्रॉबेरी होता है या ऑरेंजेस होता है, और बहुत सारी लेयरिंग के बाद तो कुछ उसी तरह की टेक्नोलॉजी एडवांस फोटोवोल्टाइक पतले पतले शीट्स की लगाई जाएगी, उसको यूज किया जाएगा, जिससे क्या होगा उसकी एफिशिएंसी काफी बढ़ जाएगी। वेफर बिस्किट तो आई होप एवरीबॉडी नो सिलिकॉन वेफर या इस तरह की चीजों का जो यूज कर रहे हैं। हाँ कह सकते हो यार कि एक मतलब जो भी है एक एडवांस पीवी है जो कि सिलिकॉन वेफर का नाम दिया गया इस तरह की टेक्नोलॉजी को जो काफी इंप्रूव है। ओके अच्छा, हाँ कल के लिए अच्छा एक बात बताओ, आप लोग मुझे 4 घंटे भी झेल सकते हो क्या? मैं वही पूछ रहा हूँ, मैं किसी को फोर्स थोड़ी ना कर रहा, पूछ रहा हूँ। 2 घंटे तो तुम लोग मुझे बर्दाश्त कर लेते हो, है ना, 2 घंटे तुम लोग मुझे बर्दाश्त कर लेते हो, मैंने देख लिया 2 घंटे। अगर मान लो किसी दिन 4 घंटे, सुबह भी क्लास ले लूँ 2 घंटे, शाम को फिर 9 से 11 आके फिर 2 घंटे और ले लूँ तो अच्छा बाकी क्लासेस क्लैश हो जाती है। ओके नहीं आप लोग की बहुत सारी, मैं भूल गया कि मैं ही नहीं हूँ, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे आप अपनी अकेडमी के कोर्सेज में। चले ना, अभी इन्वायरमेंट नहीं स्टार्ट करूंगा, ठीक है, इन्वायरमेंटल स्टार्ट आफ्टर साइंस एंड टेक। एक समय में एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट होना चाहता हूँ। सो मैं चलूँ फिर, अगले लेक्चर में आपके साथ फिर मुलाकात होगी, ठीक है। सो अगले लेक्चर में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। थैंक यू एवरीवन, अपना ख्याल रखें, जय हिंद, शुक्रिया आप सबको। और हाँ टेलीग्राम मैंने दे ही दिया, मेरा पर्सनल वाला और एकेडमी दोनों है आपके पास, और ठीक है, थैंक यू, बाय।